तो कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे ना, और स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर किया गया था कि किस तरीके से आपको जो है नेक्स्ट 3-4 महीने में पढ़ाई करना है ना। आज वापस हम लोग जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो 3 या 4 जो पॉपुलेशन वाला जो हुआ था ना, उससे रिलेटेड कुछ अगर डेफिनेशन ये सब है, अगर वो नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि कई बार एग्जाम में जो है ना ये सब डेफिनेशन भी पूछ लेता है ना। बर्थ रेट जो है सो क्या होता है, डेफिनेशन बताओ। डिफाइन करो। नंबर ऑफ बर्थ इन लाइव बर्थ होता है ना। उसमें अगर स्किल बर्थ हो गया तो उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक है, आप नोट कर लो है ना। कई बार एग्जाम में यह ऑप्शन जो है ना ऐसा बना देता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। बर्थ रेट बेसिकली क्या है, कल हम लोगों ने डेमोग्राफी जो है पॉपुलेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में 3-4 सवाल देखा था। तो बर्थ रेट है बेसिकली नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड पॉपुलेशन, इसी को क्या बोलते हैं, बर्थ रेट है ना, जन्म दर। ठीक है, यानी कि 1000 के पॉपुलेशन में कितना जो है लाइव बर्थ हो रहा है, उसी को हम लोग उस पॉपुलेशन का, उस टेरिटरी का, उस एरिया का जो है सो बर्थ रेट बोलेंगे। ठीक है, ओके, ठीक। दूसरा क्या है, डेथ रेट। डेथ रेट, ये याद रखना 1000 पॉपुलेशन होता है। आपको एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करेगा, यहाँ पे 1 लाख लिख देगा, 10,000 लिख देगा, है ना, 100 लिख देगा। तो ये आपको 1000 के हिसाब से जो है कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, सेम डेथ रेट क्या होगा, हाँ ये भी पर 1000। डेथ रेट में नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ, जो मृत्यु दर है ना, 1000 पॉपुलेशन में कितना मृत्यु हुआ, उसको अगर आप डिवीजन करोगे 1000 के मल्टीप्लीकेशन में, तो वो आपको डेथ रेट है सो निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, पर 1000 पॉपुलेशन, ये हो गया। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या होगा, हाँ दोनों का डिफरेंस कल भी बताए थे। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाता है ना, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो जन्म दर है और मृत्यु दर का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं जनसंख्या का रिप्लेसमेंट लेवल, वो क्या होता है, नहीं नहीं, वो माइग्रेशन हो गया। रिप्लेसमेंट नहीं, वो फर्टिलिटी रेट बता रहे हो, जो 2.1 बता रहे हो फर्टिलिटी रेट। अगर किसी एरिया में बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो गया, उसको बोलेंगे कि वो जो पॉपुलेशन है वो रिप्लेसमेंट लेवल पे है। यानी कि जितना लोग मर रहे हैं उतना ही है सो जन्म हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम होगा, है ना। कभी जीरो इक्वल ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि दोनों में सो इक्वल हो जाए। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखो, अगर किसी कंट्री में अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो डिफरेंस बहुत कम हो जाता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, है ना। तो रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है सो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। ठीक है, हाँ, रिप्लेसमेंट लेवल, सो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है ना, वो ऑलमोस्ट नील हो जाता है, जीरो हो जाता है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जितना लोग का मृत्यु हो रहा है उतना ही जो है नए बच्चे जो है सो जन्म ले रहे हैं, है ना। तो रिप्लेसमेंट लेवल हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलिटी रेट क्या होता है, जन्म दर। जन्म दर तो बर्थ रेट हो गया। ठीक है, प्रजनन दर जिसको आप बोल सकते हो फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन द एज ऑफ 15 to 49। ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, लाइव बर्थ, है ना, पर 1000 वुमेन, पर 1000 वुमेन
per 1,000 women in the age group of 15 to 49 ईयर, ठीक है, 15 टू 49 ईयर्स, इसी को फर्टिलिटी रेट जो है सो बोलेंगे, ठीक है। IMR क्या होगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, है ना, जो शिशु है उनका जो मृत्यु दर है ना, वो क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो इसको समझो कि अगर, है ना, सपोज कि इसका जो रेट है, इसमें क्या होगा कि 1 साल से जो कम बच्चा है ना, 1 साल से कम का जो बच्चा है, उसमें से कितना बच्चा है सो डेथ कर जा रहा है 1,000 लाइव बर्थ में। सपोज कि 1,000 बच्चों का यहाँ से जन्म हुआ, उसमें से कितना बच्चा 1 साल तक भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है सो निकल के आ जाए, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज before the age of 1 year, before the age of 1 year, एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल पूरा होने से पहले अगर कोई शिशु का अगर मृत्यु हो गया, है ना, और उसको 1,000 लाइव बर्थ से आप डिवाइड करोगे तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है सो कहलाएगा, ठीक है, ऑफ 1 ईयर पर 1,000 लाइव बर्थ, पर 1,000 लाइव बर्थ, ठीक है, ये हो गया। MMR, ये क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ वुमेन हु डाई इन चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ। यहाँ पे जो डेटा जो है 1,000 पे नहीं 1 लाख पे कैलकुलेट किया था, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वुमेन हु डाई, नंबर ऑफ वुमेन हु डाई, हु डाई इन चाइल्ड बर्थ चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है, लाइव बर्थ। देखो यहाँ पे एक जो है लाइव बर्थ जो है ना, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, तो आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है ना, कहीं पर एक लिख देगा कि पर 1,000 बर्थ, दूसरा ऑप्शन रहेगा पर 1,000 लाइव बर्थ, तो हमेशा लाइव बर्थ पे है। तो जो कई बार ऐसा होता है ना कि जन्म के समय जो है ऑलरेडी मृत बच्चा जो है सो पैदा होता है, तो उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं, उसको काउंट नहीं किया जाता, है ना, किसी भी स्टिल बर्थ को काउंट नहीं किया जाता, समझ आ गया? अच्छा ये बताओ, ये सब जो भी रेट हम लोगों ने देखा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो डेमोग्राफी, देखो ये सब डेटा इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि आपको मालूम है, जैसे कि आपने जैसे कि इंडिया का एग्जांपल लेते हैं ना, इंडिया है सो कौन सा स्टेट है? वेलफेयर स्टेट। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, समझ में गया? कल्याणकारी राज्य, ठीक है, कैसा राज्य है? कल्याणकारी राज्य है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये वर्ड लिखा गया है क्या कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट? नहीं लिखा गया है ना, कहीं नहीं लिखा गया है ना। ये पॉलिटी का थोड़ा आपको बता दे रहे हैं कि इंडिया का भारत के संविधान में कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं किया गया है कि इंडिया भारत जो है सो एक कल्याणकारी राज्य है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो DPSP, अगर आप उसके चीजों को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि स्टेट का जो है जिम्मेदारी है कि यहाँ के नागरिकों का जो है सो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास में, है ना, उनको, है ना, ऊपर लेकर के जाए, मदद करे। इसी वजह से यहाँ पे आप देखो कि एक आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 क्या है? आर्टिकल 42 क्या है?
ये सभी हेल्थ से रिलेटेड है। आर्टिकल 47 है जिसमें न्यूट्रिशन और जो न्यूट्रिशन है और जो जनरल हेल्थ है पब्लिक का, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको राइज करवाना है ना। आर्टिकल 47 है, ठीक है। और आर्टिकल 42 क्या है, यहाँ पे आप देखो तो जो क्या बोलते हैं, मैटरनल जो बेनिफिट्स जो होते हैं है ना, वो सबको उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं आर्टिकल 42। तो कहने का मतलब है कि हेल्थ जो है सो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके ऊपर आपके स्टेट को, स्टेट मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, स्टेट का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 30 में, कि वहां पे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का जिम्मेदारी है कि अपने देश में अपने लोगों का जो है सो कल्याण करे। और हेल्थ अगर आप देखो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। जो सेवन शेड्यूल का है उसके स्टेट लिस्ट में आता है, सेवन शेड्यूल के स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। इसी वजह से हर एक राज्य का आप देखो तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेरी का, इसी वजह से। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, जिसको ऐसा लगता है कि किसी राज्य में जो है हेल्थ का जो व्यवस्था है वो अगर अच्छा नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कई सारे स्पॉन्सर्ड स्कीम को लॉन्च कर देता है, जैसे कि आयुष्मान भारत, है ना। आयुष्मान भारत के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी गवर्नमेंट, वो डिनाई कर रही थी हम इसका पार्ट नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि हेल्थ जो है सो स्टेट का सब्जेक्ट है ना। आपको हालांकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो स्टेटमेंट था कि है ना कि हम सेंटर के स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन ये स्टेट का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को या तो इम्प्लीमेंट करे या फिर ना करे ना। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आपके पास हेल्थ इंडिकेटर्स डेटा रहेगा, है ना, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना, तब आप एक बेटर पॉलिसीज बना सकते हो, है ना। इसी वजह से आपका ये सब जो डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, डेमोग्राफिक डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में गया, है ना। मेन पर्पस क्या है, तो पॉलिसी मेकिंग में, है ना, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग के लिए आपके पास है तो डेटा का होना जरूरी है ना, डेटा का होना जरूरी है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है मोदी गवर्नमेंट के आते ही फर्स्ट जो टेन्योर में स्टार्ट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो कम हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है ना। तो इस वजह से फीमेल जो आप देखो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं, फीमेल फर्टिसाइड का इशू है ना। और इसका जो भी है सोशल जो इविल्स है उसको उसके रिगार्डिंग परसेप्शन को चेंज करने के लिए ये सब जो अभियान है वो सब स्टार्ट किया गया था। तो ये जो भी डेटा आपके पास आता है उससे आप प्रॉपर एक पॉलिसी जो है सो बना सकते हो, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है। बाकी हाँ, कुछ पॉइंट्स आप देखो तो जो कि आपसे एग्जाम में कई बार बीपीएससी खास करके पूछता है ना, कि फर्स्ट सेंसस इंडिया में कब हुआ था। फर्स्ट सेंसस 1872 में, है ना। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया 1872 में, है ना। किसके टेन्योर के अंदर, तो लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो, ठीक है, ये याद रखना, लॉर्ड मायो के अंदर, ठीक है। भारत में जो पहला जो सेंसस हुआ, जनगणना हुआ, है ना, 1872 में हुआ, है ना। और उस समय जो वाइसराय था कौन था, मायोवी, ठीक है, मायोवी, ठीक है। लेकिन जो 10 साल पे जो आप अभी देखते हो जो रेगुलर सेंसस होता है, तो फर्स्ट ऑर्गेनाइज सेंसस कब होगा, फर्स्ट ऑर्गेनाइज सेंसस, जिसके बाद हर 10 साल पे सेंसस जो है तो किया गया, फर्स्ट ऑर्गेनाइज सेंसस ये हो गया आपको 1881 में, 1881 में। उस समय कौन था वाइसराय, रिपन था, रिपन, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो रेगुलर डेसिनियल सेंसस जो है सो कंडक्ट करवाया जाएगा, रेगुलर डेसिनियल, डेसिनियल मतलब कि हर 10 साल, ठीक है, ये हो गया। चलो, हाँ वो कोविड वोविड की वजह से जो है ना, हालांकि उसका काम चल रहा है, उस पर आ जाएगा, आ जाएगा। अ, हाँ, एक और है, जो इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है ना, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन से ईयर को हम लोग, है ना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। बिल्कुल सही, 1920 का, ठीक है। मेन वर्ल्ड वॉर ये सब तो खैर 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि इन्फ्लुएंजा फैल गया था भारत में। और
उस समय का जो पॉपुलेशन था ना, इसका 5% पॉपुलेशन जो है सो डेथ कर गया। समझे, अगर 100 लोग थे तो 5 लोग मर गए। अब सोचो कितना हाई लेवल ऑफ मोर्टेलिटी हुआ था उस समय इन्फ्लुएंजा की वजह से, है ना। तो जो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना, आप ये नोट कर लो कि 1911 से 1921 के बीच में, ये जो डिकेड है ना, 1911 1921 फिर 1931, है ना, ऐसे करके 10 साल में सेंसस हो रहा था। तो ये जो डिकेड था, ये जो 10 साल का जो पीरियड था 1911 1921 में, इसमें जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था, पॉपुलेशन का जो है ना ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर जो था, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो माइनस हो गया था, निगेटिव। ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, निगेटिव कितना हो गया, तो -0.3%, -0.3%। 10 साल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो था, वो पहली बार भारत में है सो माइनस में रजिस्टर किया गया, पॉपुलेशन घट गया पॉपुलेशन। इसके पीछे रीजन क्या था, तो एपिडेमिक फैला 1918 1919 में, है ना, यानी कि 1918 से 1919 के बीच में भारत में एक जो है महामारी फैला, एपिडेमिक फैला, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक, जिसके वजह से, महामारी की वजह से जो है 12.5 मिलियन पीपल डाइड, 12.5 मिलियन। ठीक है, 12.5 मिलियन पीपल डाइड। ठीक है, पीपल डाइड, जो कि उस समय का 5% था पॉपुलेशन, है ना, यानी कि 5% ऑफ द पॉपुलेशन डाइड। 5% जनसंख्या जो है उस समय, है ना, एक्सपायर कर गया। एज अपना जो है वर्ल्ड वॉर में बिजी था उधर, 5% ऑफ पॉपुलेशन डाइड। ठीक है, ऑनलाइन कोई है कि नहीं, अभी ज्वाइन किया है कि नहीं? राहुल, ये तुम्हारा है क्या? जो ऑनलाइन है वो भी अपना कुछ कमेंट करते रहो, है ना। ऐसा लगता है कि अगर कमेंट नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि ऑनलाइन कुछ है, कुछ डाउट हो, कुछ ऐसा, है ना, तो लिख दिया तो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, है ना, कि ये जो डिकेड है, अगर कभी एग्जाम में पूछे कि किस डिकेड में भारत का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो माइनस हो गया, निगेटिव हो गया, तो 1911 से 1921। ठीक है, लेकिन अगर ये सवाल पूछे कि किस साल को हम लोग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, तो 1921 को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो डिकेड होगा ना, उसमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट आएगा। समझ में गया, इसलिए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को बोलेंगे। ठीक, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, डेमोग्राफिक डिवाइड। ठीक है, तो देखो 1918 1919 का जो फेज है, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, इतिहास में पढ़ोगे, तो ये कौन सा फेज था, मोंटेगू चेमफोर्ड रिफॉर्म्स, है ना। उसके बाद 1919 में जो रिफॉर्म्स लाया गया, उससे असंतुष्ट होकर के बाद में गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया, असहयोग आंदोलन। और देश जो है उस समय इस एपिडेमिक के दौर से भी गुजरा, तो सोचो उस समय का हालत है सो क्या रहा। ठीक है, चलो, यहाँ पे पॉपुलेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है जो पूछा जाता है ना, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। और ये जो पार्ट है, ये सभी का एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, ये एनसीईआरटी का है। अगर आप इंडियन सोसाइटी का एनसीईआरटी पढ़ोगे, डेमोग्राफी वाला चैप्टर, उसमें ये सब चीज मेंशन किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सब डेटा, एग्जाम में कई बार पूछ देता है। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिवर्स पे। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्स। चलो, पहला सवाल है कि बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ द हिमालयस, इरप्शन ऑफ वॉल्केनोस। बताओ जी, यानी कि बी इसका राइट आंसर है ना, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिल्कुल जाहिर सा बात है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया है, क्या नाम है उनका? हाँ, जॉर्ज लेमेत्रे, है ना। तो नोट कर लो, बिग बैंग थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया है ना। तो लेमेत्रे वर्ड याद रखो, हालांकि पूरा नाम जॉर्जेस लेमेत्रे है,
लेकिन ये याद रखो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, लेमेत्रे, ठीक है। लेमेत्रे के द्वारा है सो दिया गया है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ये है सो बेल्जियन है ना, बेल्जियम का थ्योरी, बेल्जियम, ठीक है। कब दिया, तो 1920 के अराउंड, है ना, 1920s वाले डिकेड में इसने इस थ्योरी को है सो प्रोपाउंड किया था, है ना। इनके हिसाब से जो बिग बैंग जो एक्सप्लोजन है, जो बिग बैंग एक्सप्लोजन है वो, है ना, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, सौरभ और स्वाति ने सही उत्तर दिया। तो इसका जो बिग बैंग एक्सप्लोजन है वो कितने साल पहले हुआ था, आज सुबह वाले क्लास में बता रहे हैं। 14 याद रखो, तो 13.7 टू बी एक्यूरेट, 13.7 एनसीईआरटी में 13.7 बिलियन ईयर्स दिया हुआ, ठीक है। 13.7, 13.7 अरब साल पहले, बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ और चीज हम लोग नोट कर लेते हैं। जो पृथ्वी का उत्पत्ति है, पृथ्वी का, अर्थ का जो ओरिजिन है वो कितने साल पहले हुआ है, 4.6 बिलियन ईयर्स, है ना, ये भी नोट कर दो। पृथ्वी का जो उत्पत्ति है, अर्थ का जो ओरिजिन है ना, अर्थ का ओरिजिन 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। सन का उत्पत्ति, दोनों सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम लिखता है। सन और अर्थ जो सोलर सिस्टम है, 5 नहीं है, आप इसको 4.6 अगर है बिलियन ईयर से को, तो आप उसको 4.2 ऐसे कुछ पीछे थोड़ा सा ये करो, लेकिन इसी रेंज में है। ऐसा नहीं कि 4.6 ये है तो वो है 8.9, ऐसा कुछ नहीं है, 4 पॉइंट में ही है। सन और अर्थ का है सो ऑलमोस्ट सेम है ना। 4.7 कर दो, हाँ ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि सन है तो पहले बना होगा, उसके बाद ये सोलर सिस्टम जो है ना, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं है, कहने का मतलब ये, ठीक है। दूसरा, जो बिग बैंग थ्योरी है उसका क्या प्रीपोजिशन क्या है, कि सबसे पहले एक जो है ना, सुबह में भी बताए थे, एक सिंगुलरिटी था, ठीक है, सिंगुलरिटी था, है ना। चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ये सब चीज है सो आपके दिमाग में हमेशा, है ना, बैठा रहना चाहिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है, कि एक हमारा जो पूरा का जो पूरा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो सबसे पहले एक सिंगल एटम में है सो सारा मास जो है सो कंडेंस था, एक सिंगल एटम में। उसको क्या नाम दिया गया, सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी। इस सिंगुलरिटी का डेंसिटी और घनत्व बहुत ज्यादा था, इनफाइनाइट था, बहुत ज्यादा डेंसिटी था, है ना, वेरी हाई डेंसिटी, घनत्व बहुत ज्यादा था, है ना, डेंसिटी बहुत ज्यादा, वेरी हाई, बहुत ज्यादा। दूसरा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा। जाहिर सा बात है कि आपने पूरे यूनिवर्स को एक सिंगल बॉल में आपने रख दिया, उतना दबाव पड़ेगा तो टेम्परेचर, तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके वजह से इसमें क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन होगा, इसी को क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन को बिग बैंग, बिग बैंग एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, बिग बैंग एक्सप्लोजन की वजह से क्या होगा, हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसका उत्पत्ति हुआ, है ना, उत्पत्ति के साथ साथ एक्सपेंशन हुआ, फैलाव हुआ, है ना। तो बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, यूनिवर्स जो है सो एक्सपैंड हुआ। क्या अभी हमारा यूनिवर्स जो है सो एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं, अभी भी हो रहा है ना, जो आगे समझेंगे, अभी भी एक्सपैंड हो रहा है, अभी भी एक्सपेंशन जो है हमारे यूनिवर्स का है सो हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे ये समझो कि शुरुआत में जो है हमारा यूनिवर्स जो है, शुरुआत में जो यूनिवर्स था, है ना, वो ऑलमोस्ट डार्क था, डार्क था, है ना, डार्क था, काला था, धुंधला था, है ना, जो है ट्रांसपेरेंट नहीं था, है ना, अपारदर्शी था। आप लिखो, जो हमारा यूनिवर्स है, नॉन ट्रांसपेरेंट था, नॉन ट्रांसपेरेंट था, नॉन ट्रांसपेरेंट था, ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट यानी कि अपारदर्शी, अपारदर्शी था। इसके पीछे का वजह क्या है, इसके पीछे का वजह है कि उस समय जब ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ, तो हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो है ना, जो आपको सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन, जैसे कि न्यूट्रॉन, है ना, इसका है सो सबसे पहले ओरिजिन हुआ, क्योंकि ब्रह्मांड में क्या, जो मैटर है, जो मास है, वो कहाँ से आया, एनर्जी से चेंज हो गया, एनर्जी से चेंज हो गया। आपको ये इक्वेशन पता होगा, E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, है ना, आइंस्टीन का इक्वेशन है। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, सेम उसी तरीके से एनर्जी जो है वो भी मास में कन्वर्ट होता है। तो जब ब्रह्मांड का जब ओरिजिन हुआ, बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, तो उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा की वजह से कई सारे पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा,
और ये सब पार्टिकल्स क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ प्रोटॉन होंगे, कुछ न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ जो लाइट जो भी रहा होगा, लाइट है ना, उन सारे लाइट्स को इन सारे पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब किया और स्कैटर भी किया। इसके वजह से लाइट जो है सो है ना फैल नहीं पाए, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि शुरुआत का जो ऑलमोस्ट 4 लाख जो साल है ना, ऑलमोस्ट जो एक्सप्लोजन के बाद 3.8 लाख जो ईयर है, इसमें हमारे यूनिवर्स में जो है सो डार्कनेस थी। समझ में गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये सब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है सो आपस में कंबाइन करके जुड़ करके एटम बनाना शुरू करेगा, है ना। अणु परमाणु ये सब पढ़ते हो गए ना, तो एटम बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि हाइड्रोजन बनेगा, हीलियम बनेगा, है ना। ये सब जो है न्यूट्रल एटम्स बनना स्टार्ट होगा। न्यूट्रल यानी कि आफ्टर दिस जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल एटम्स हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब जब न्यूट्रल एटम्स हो जाएगा ना, न्यूट्रल एटम्स जिसके ऊपर चार्ज नहीं रहता है ना, आप समझ रहे हो, न्यूट्रल एटम्स में चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें बैलेंस कर देता है, है ना। तो इसके बाद क्या होगा कि अब जो है सो लाइट अच्छे से ट्रेवल करेगा, तो हमारा यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है अब वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, है ना, पारदर्शी हो जाएगा, जैसे अभी है ना आपको सारा ये सब दिखाई देता है, पारदर्शी है। तो इसके बाद क्या होगा, यूनिवर्स नाउ बिकम ट्रांसपेरेंट, यूनिवर्स बिकम्स ट्रांसपेरेंट, बिकम्स ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो गया, ठीक है। अब इसी में देखो कि ये जो यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन हुआ है ना, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, ये हाइड्रोजन गैस ये सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, है ना, ऐसा सोचो कि एक बहुत बड़ा जो है सो है ना, एक एरिया है ना, एक लंप ऑफ मास जो है, जहां पे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन ये सब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, गैलेक्सी कहलाएगा। समझ में गया। वो जो स्पेस जो बना होगा, जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, उसमें कुछ ऐसे पॉकेट्स होंगे ना जहां पे हाईली डेंस मास रहा होगा, तो वो गैलेक्सी कहलाएगा, ठीक है। अब इस गैलेक्सी में क्या होगा कि कुछ और भी ऐसे रीजन होंगे जहां पे जो ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो आसपास का जो मास जो जो इसको ये नेबुला होता है बेसिकली, है ना, गैलेक्सी का नेबुला, है ना, निहारिका जिसको बोलते हैं, ये गैलेक्सी का नेबुला है ना, गैस का पूरा बना हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉकेट्स जरूर होंगे जो ग्रेविटी की वजह से आपस में चिपक करके और एक कॉन्सेंट्रेटेड मास बना रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, स्टार बन जाएगा। एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, है ना, अरबों स्टार होते हैं, अरबों तारा होता है एक गैलेक्सी में, गैलेक्सी मतलब कि आकाशगंगा। अब एक स्टार के चारों तरफ क्या होगा, जैसे कि सपोज कि एक सूरज जैसे कुछ बना होगा, अब इसके आसपास जो मैटर जो रह गया, गैस, वो आपस में कंसोलिडेट होकर के प्लैनेट्स बन जाएगा, प्लैनेट्स। समझ में आ गया। तो यही आपका बिग बैंग थ्योरी का है सो, है ना, एक जिस्ट है, आप उसको शॉर्ट में ऐसे कुछ समझ सकते हो। अगर किसी को पूरा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का क्लास देखना है, अगर लेट ज्वाइन की हो, तो मेरा पहला क्लास ज्योग्राफी का जो फाउंडेशन बैच है, वो आप जाके देख लेना। उसको मैंने कुछ 1.5-2 घंटे में पूरा का पूरा चीज समझाया है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उसको देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आगे बढ़े, ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस सपोर्ट द बिग बैंग थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स, या फिर मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट बाय द यूनिवर्स। बिल्कुल, इसका है सो ए है सो राइट आंसर है ना, ए इज द राइट आंसर, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। बिल्कुल, ए इसका है सो राइट आंसर। यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड का जो विस्तार है ना, विस्तार है, अगर कोई चीज अगर कोई चीज फैल रहा है ना, कोई चीज फैल रहा है, तो जाहिर सा बात है कि अगर आप समय के पीछे जाओगे, तो वो एक, है ना, उसको छोटा सा किसी चीज से निकला होगा, तभी तो अभी फैलाव दिख रहा है। लेकिन अब ये क्वेश्चन मेरा है ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चला कि हमारा जो यूनिवर्स है उसे एक्सपैंड, ये तो हो गया कि चलो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, बिग बैंग थ्योरी हो गया, लेकिन आपको कैसे मालूम चला कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसमें विस्तार हो रहा है। लाइट आ रहा है तो कितना दूर से आ रहा है, ठीक है, लाइट से स्टडी करेंगे, लेकिन कैसे, लाइट तो यहां से भी आ रहा है, तो कहां पता चला कि विस्तार हो रहा है, मतलब, हाँ,
इंटेंसिटी मतलब आसपास मंडरा रहे हो लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हो। रेड शिफ्ट उसको बोलते हैं, रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट। ठीक है, रेड शिफ्ट ऑफ लाइट। इसको समझते हैं कि रेड शिफ्ट क्या होता है ना। ये सब काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना, एक बार समझ लो। ठीक, रेड शिफ्ट क्या होता है, जैसे कि सपोज, सपोज ये हमारा अर्थ है ना, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये अर्थ है, पृथ्वी है। यहाँ पे जो है हमारे जो है साइंटिस्ट लोग जो है, एस्ट्रोनॉमर्स लोग जो है ना, वो सब चीजों को स्टडी करते रहते हैं ना, कौन सा लाइट कहाँ से आया, किधर से आया है। तो सपोज, सपोज कि ये एक गैलेक्सी है, दूसरा गैलेक्सी ये है, तीसरा गैलेक्सी ये है ना। गैलेक्सी को तो हमने खोज के रखा है कि कौन सा गैलेक्सी कितना दूर है ना, गैलेक्सी को हमने स्टडी किया है। तो अब देखो क्या होगा, है ना, कि गैलेक्सी से एक लाइट जो है इमिट होगा टुवर्ड्स अर्थ, है ना, पूरे यूनिवर्स में इमिट हो रहा है, अर्थ की तरफ भी आएगा। इस वाले गैलेक्सी से भी लाइट आएगा, लाइट आएगा। इस वाले गैलेक्सी से भी लाइट आएगा, है ना, लाइट आएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं, है ना, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ, वेवलेंथ, है ना। इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, है ना, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ठीक है। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है आपको मालूम है ना। अगर आप ऐसा कुछ वेव ड्रॉ करते हो, है ना, तो दो पॉइंट्स जो सिमिलर पॉइंट्स हैं उसके बीच का जो दूरी होगा, इसको वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, इसको लेमडा से हम लोग, है ना, इंडिकेट करते हैं वेवलेंथ। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, और साइंस कितना अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। एक बात बताओ, जब यूनिवर्स पूरा फैलाव होगा, पूरा विस्तार हो रहा है, तो क्या अर्थ के बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी है सो बढ़ रही है कि नहीं, है ना, फैलाव हो रहा है। अर्थ के बीच में इसके बीच का दूरी भी बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। तो यहाँ से जो लाइट जो चला होगा, क्या वो लाइट है सो स्ट्रेच हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उस जिस मीडियम में जा रहा है वो मीडियम एक्सपेंड कर रहा है। समझ में आया, लाइट का जो वेवलेंथ होगा अब वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पेस का एक्सपेंशन हो रहा है। तो जब वेवलेंथ का एक्सपेंशन होगा, वेवलेंथ का एक्सपेंशन होगा, तो विजिबल लाइट में जो विवग्योर होता है ना, विवग्योर, विवग्योर, इसमें वॉयलेट या रेड किसका है सो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, रेड का। ठीक है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, लाल रंग का वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा है। इस वजह से अब ये जो गैलेक्सी का जो लाइट होगा ना, वो पहले सपोज कि व्हाइट लाइट दिखाई दिया होगा, है ना, या फिर ऑरेंज लाइट नोटिस किया गया होगा, बाद में ये रेड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आ गया। तो जब आपको ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलता है कि गैलेक्सी से जो लाइट है वो अब रेड की तरफ आ गया है, दैट मीन्स कि वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रहा है, और यही बताता है कि हमारा यूनिवर्स जो है सो एक्सपैंड कर रहा है। समझ में गया। तो इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट ऑफ द लाइट। रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट मतलब कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रेड लाइट। समझ गया। तो दिस इज द एविडेंस जिसकी वजह से हमें यह मालूम चलता है कि हमारा यूनिवर्स जो है सो एक्सपेंशन मोड में है। ठीक, कोई डाउट है यहाँ पे, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका, रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी कम होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसमें एनर्जी भी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिग्स बोसोन आर आल्सो नोन एज, क्यों बोलते हैं गॉड पार्टिकल्स। अर्थ के ओरिजिन से तो हर चीज का रिलेशन, बताओ जी, कमेंट करो ऑनलाइन कि वाई इट इज कॉल्ड एज गॉड पार्टिकल। 3 का C, सौरभ राज ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही, गॉड पार्टिकल्स, यस, सी इसका राइट आंसर है। हिग्स बोसोन जो है ना, गॉड पार्टिकल्स जो है उसको कहते हैं, गॉड पार्टिकल्स को बोलते हैं हिग्स बोसोन को, हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल नहीं। इसके पीछे का स्टोरी ये है कि जो गॉड पार्टिकल जो है ना, ये मीडिया के द्वारा दिया गया नाम, मीडिया में हाइप करके इसका नाम दे दिया गॉड पार्टिकल। लेकिन जो पीटर हिग्स नाम के व्यक्ति थे, है ना, उन्होंने देखो हिग्स बोसोन का कॉन्सेप्ट ये है, हिग्स बोसोन का कॉन्सेप्ट ये है, आप समझो, है ना। हमने तो, है ना, आपके आइंस्टीन महोदय ने बोल दिया कि एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर डेल्टा mc स्क्वायर, चेंज इन मास, और उसको लाइट के स्पीड से अगर स्क्वायर से गुना करोगे तो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है सो रिलीज होता है।
यानी कि एनर्जी और मास है सो एक दूसरे में इंटरचेंज होता है ना, ये तो बता दिया, लेकिन कैसे चेंज होगा? कोई ऐसा पार्टिकल है क्या जिसके वजह से ये एक्टिविटी होता है? दैट पार्टिकल इज हिग्स बोसन। समझ में गया? हिग्स बोसन को खोजा जा रहा था, ऐसा पार्टिकल को। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तब लार्ज हेड्रन कोलाइडर एक एक्सपेरिमेंट है किया गया, LHC कोलाइडर जो है, कहाँ पे? तो सर्न के द्वारा, जो कि यूरोपियन यूनियन का जो एक समझो कि रिसर्च अथॉरिटी है, सर्न उसका नाम है ना, CERN, CER ना, ठीक है। इसने क्या किया, एक रिसर्च के लिए है ना, LHC है सो लार्ज हेड्रन कोलाइडर है ना, लार्ज हेड्रन कोलाइडर एक 100 किलोमीटर लंबा है सो टनल जो है ना। एक मैसेज आया था, गायब हो गया क्या? ठीक है, यहाँ पे पहले समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया है ना LHC में, और उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक पार्टिकल, हिग्स बोसन पार्टिकल का जो है सो है ना खोज किया गया, वेरीफाई किया गया। एग्जाम में कई बार ये पूछता है कि LHC जो है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस कंट्रीज के बाउंड्रीज के बीच में? तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में LHC है ना। LHC कहाँ पे लोकेटेड है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे। लार्ज हेड्रन कोलाइडर, लार्ज हेड्रन कोलाइडर, कोलाइडर, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि एक है ना टनल जो है सो बनाया गया, टनल बनाया गया, 100 किलोमीटर कुछ लंबा टनल है ना, 100 किलोमीटर लंबा टनल है। और इसमें जो है कुछ जो आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उसको कुछ काफी हाई स्पीड पे है सो फ्लो कराया गया है ना। और फिर कैसे एनर्जी के साथ उसका इंटरेक्शन होता है ना, उसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया। तो मालूम चला कि एक हिग्स बोसन पार्टिकल जो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ करता था, उसका वेरिफिकेशन हुआ इसी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अगर आप इसको समझो, अगर प्रैक्टिकली समझना चाहते हो है ना, कि अगर आप इसको सोचो कि आप लोग में से सबसे जो भी है, हालांकि सबका इंडिविजुअल अलग है, किस सेलिब्रिटी को आप सबसे ज्यादा लाइक करते हो? कोई भी हो सकता है, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, कोई भी, किसको किसको करते हो? विराट कोहली। हमको लगता है विराट कोहली को हर कोई लाइक करता होगा, ऑलमोस्ट सब लोग करते ही होंगे। सपोज कि विराट कोहली यहाँ से एंटर कर दे, तो आप लोग क्या करोगे? सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगा दो उसके चारों तरफ, है ना, कि सर एक सेल्फी मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ। तो यही चीज कॉन्सेप्ट है हिग्स बोसोन का। हिग्स बोसोन क्या है कि हमारे स्पेस में एक हिग्स फील्ड होता है, हिग्स फील्ड होता है, फील्ड। उस फील्ड में जब ये बोसोन पार्टिकल्स मूव करते हैं ना, तो एनर्जी फील्ड को, है ना, एनर्जी फील्ड को अट्रैक्ट करके मास में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ आ गया? ये बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये हम लोग को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब जो है न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर में आता है। बट बहुत जनरल भाषा में समझा रहे हैं कि एक ऐसा फील्ड, जैसे समझो कि इस स्पेस में जो है सो एक फील्ड भरा हुआ है। बोसोन पार्टिकल्स जैसे इसमें आएगा, बोसोन पार्टिकल्स जैसे इसमें आएगा, वो अपने आसपास के फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जो एनर्जी उसके आसपास में होगा उसको मास में कन्वर्ट कर देगा। बस यही फंडा है। इसी वजह से इसका, हालांकि जो गॉड पार्टिकल का जो नाम है ना, ये किससे आया है? गॉड डैम पार्टिकल, है ना। गॉड डैम है, सो आप देखो कॉमन वर्ड है ना, जो ब्रिटिशर्स है उनका कॉमन लिंगो है, कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वही है ना, गॉड डैम ऐसा क्यों हो रहा है। तो गॉड डैम पार्टिकल करके उसने एक, है ना, थ्योरी लिखा था कि भाई ऐसा क्यों है कि एनर्जी और मास के बीच में है सो चेंज हो रहा है, समझ में किसी को नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक एज्यूम किया कि ना गॉड डैम मतलब फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसने ऐसा नाम रख दिया, है ना। लेकिन जब ये मीडिया में हाइप हुआ, तो यहाँ से डैम हट गया, गॉड रह गया, ठीक है। समझ आ गया? 2012 में डिस्कवरी हुआ था। नहीं नहीं, वो तो दूसरा है। वो तो आई थिंक साउथ अमेरिकन एक कोई ट्राइब है, जिसमें उसका एक कैलेंडर था, है ना। अब पता नहीं, शायद हो सकता है कुछ ऐसा हो, रूमर रहा हो, है ना। माया माया कैलेंडर, वो अलग है। वो नहीं, ये 2012 का है, सो रिसर्च हुआ 2012 में, कंफर्म हो गया। अब ऐसे तो आज ही हो जाए, क्या मतलब है? अब देखो, अब ये सब चीजें अब हम लोग मतलब
क्या बोल सकते हैं इसमें कुछ चीजें नहीं, कुछ चीजें होती हैं, जैसे प्रेडिक्शन होता है, बहुत लोग करते हैं प्रेडिक्शन, सही भी होता है, लेकिन अब उससे पूछो कि रीजन बताओ कैसे प्रेडिक्ट किए, तो वो रीजन नहीं दे सकता है ना कि ऐसा इस वजह से। अगर ऐसा होता कि प्रेडिक्शन सबको पहले से मालूम होता तो इतना जीवन में भाई तबाह कोई काहे मचा। अगर आपको मालूम हो कि मेरा रैंक आ जाएगा, है ना, कुछ भी करके आ जाएगा, तो क्लास में आओगे बढ़िया से ब्लैंकेट एसी उसी लगा के रूम में, लाइट बंद करके। हाँ, क्या होगा? वही ना, इसलिए ये सब प्रेडिक्शन कोई करता है तो किस बेसिस पे करता है, कई बार सही भी होता है, तो उसके पीछे हम लोग ज्यादा नहीं सोच सकते हैं कि क्या है। बस ये है कि जो भी चीज होगा उसके लिए रेडी रहना है। तो ठीक है भाई, जब देखो, तो हमारा जो यूनिवर्स में स्थान है वो क्या है? वी आर नॉट इवन ए डस्ट इन दिस प्लेनेट। देख लो, फील कर लो, है ना, हमारा अस्तित्व क्या है। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड, ठीक, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य यूनिवर्स। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? मल्टीवर्स बोलते हैं। मल्टीवर्स, मल्टीवर्स। एक ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स, है ना, यूनि मतलब कि सिंगल, मल्टीवर्स मतलब कि बहुत ज्यादा। इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सी हैं, जैसे कि मिल्की वे, एंड्रोमेडा, है ना, ऐसे असंख्य गैलेक्सी है ना, कई सारे गैलेक्सी हैं। इस गैलेक्सी को अब यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये एक गैलेक्सी मिल्की वे समझ लेते हैं। इस मिल्की वे में अरबों तारा है, अरबों तारा है, अरबों तारा है, अरबों तारा है। इस तारे में से एक को हम लोग सूरज ले लेते हैं, ठीक। अब इस सूरज के आसपास जो है सो 8 प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, है ना, काफी सारा मैटर है। तो एक अर्थ ले लेते हैं। इस अर्थ को देखो, तो कई सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है ना, सब कुछ है। अब इसमें से एशिया में से एक देश भारत ले लेते हैं, है ना। इस भारत में कई सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं। उसमें से एक बिहार आ जाएगा। बिहार में है सो 38 डिस्ट्रिक्ट है। 38 डिस्ट्रिक्ट में से एक पटना है। पटना में कई सारे म्यूनिसपैलिटी वार्ड्स, उसमें से एक बोरिंग रोड होगा। बोरिंग रोड में कई सारे बिल्डिंग्स हैं, एक जेजे कॉम्प्लेक्स है, एक थर्ड फ्लोर पे इस रूम में बैठे हुए हैं। तो अब देख लो कि आपका अस्तित्व क्या है। कोई बात नहीं, पढ़ना है, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना, पढ़ाई करते रहना है। हाँ, सब कुछ जो है पर्सपेक्टिव में। ये जो आप फिलोसफी, सॉरी, ये जो आप पढ़ रहे हो ना साइंस में, बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये सब चीज जो है, अगर आप भारत का दर्शन पढ़ोगे, फिलोसफी पढ़ोगे, खास करके वेदांता फिलोसफी, तो वहां पे भी ब्रह्मांड का जिक्र किया गया है ना। ये जो ब्रह्मा है, जो गॉड है, उसका एक मैनिफेस्टेशन है पूरा यूनिवर्स, जिसको ब्रह्मांड कहा है। समझ में गया? तो आदमी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, हाँ, ब्रह्मा ही है ना, उसका मैनिफेस्टेशन है। अगर आप शंकराचार्य का फिलोसफी पढ़ोगे, जो अद्वैतवाद की बात करता है, तो ब्रह्म का है तो सब कुछ अपरेंट मैनिफेस्टेशन है ना। तो अब कौन सही कौन गलत उतना काहे दिमाग लग रहा है, अपना शांति से पढ़ाई करना है, जो होगा देखा जाएगा। तो उतना नहीं सोचना है। क्या बोलते हैं इसमें? ना ना, वो प्रकांड पंडित आदमी है भाई, हम ये सब चीजें नहीं पढ़ते, ठीक है, उतना हमको नहीं, पहले ही जो है सरेंडर कर देते हैं अपना। चलो ये क्वेश्चन देखो। अच्छा, पीछे छूट गया क्या? स्लाइड कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, ठीक, सवाल ये है ना, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। पहला है कि इट एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट the earth's crust moved to fit itself into its orbit. The universe is a result of the explosion that happened approximately 18,000 million years ago. The matter that was thrown out of the explosion condensed into lumps called galaxies. Fourth है, the continents gradually drifted to where they are now located. Select the correct answer. देखो, ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है 2 and 3, ऑप्शन डी है 1 2 3।
अब ये देखो, अब चूंकि 2 में 18,000 दिया हुआ है और 2 सब में है ना, तो चारों ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन मान लो कि 2 सही है। ठीक है, 2 एंड 3 सही है। ठीक है, 2 एंड 3 दोनों सही है, 2 एंड 3 दोनों सही है। अब क्या करोगे, अब ऐसा जो है, अब देखो तो ऑलरेडी सारे ऑप्शन में जो है, अगर हाँ मान लो कि अगर सिर्फ 3 ऑनली रहता तो मेरे हिसाब से वो सही हो जाता, क्योंकि ये 18 बिलियन ईयर्स एगो नहीं है ना। अगर 14 लिखता तो भी हम लोग मानते कि चलो 13.6 के अराउंड आसपास है तो 14 मान लेते हैं, लेकिन ये 18 बिलियन है और 4 बिलियन पीछे चला गया है ना। तो ये ठीक है, लेकिन हाँ 2 एंड 3 है, तो इसके हिसाब से सही है। देखो, जो पहला है अर्थ का क्रस्ट, ये तो काफी बाद में फॉर्मेशन हुआ ना, बिग बैंग हुआ 14.6 में, अर्थ बना 4.6 में, 10 बिलियन साल के बाद बना, तो ये कैसे होगा बिग बैंग में, तो पहला गलत हो गया, अर्थ काफी लेट से बना है, अभी जस्ट पीछे बताए। तो फोर्थ ऑप्शन है कॉन्टिनेंट्स ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड, तो भाई जब अर्थ लेट से बना तो कॉन्टिनेंट्स बाद में बनेगा, ये एक्चुअली में वेगनर का थ्योरी है ना, अल्फ्रेड वेगनर का थ्योरी है ना, तो इस वजह से चौथा भी गलत है, चौथा गलत है। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म, चलो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन है कि लिस्ट वन में ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम का जो थ्योरी है, और लिस्ट टू में उसका इन्वेंटर जो है, प्रोपाउंडर है, वो आपको बताना है कि नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया, मेटेराइट हाइपोथेसिस किसने दिया, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस किसने दिया, टाइडल हाइपोथेसिस किसने दिया। इसका सी है, सो राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, ए से मालूम निकल गया, हो गया ना। ठीक है, ओके। तो ए का 4 है, यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया, लेप्लस ने। लेप्लस ने, है ना, नेबुला है ना, नेबुला से बना है पूरा सोलर सिस्टम, ऐसा लेप्लस उसने बताया। बी का है, सो 3 है, मेट्राइट हाइपोथेसिस, है ना, लॉकियर। लॉकियर ये शायद यूपीपीसीएस का सवाल होगा, वही है सब कुछ का, है ना। प्लेनेटेसिमल जो है सी का 2 है ना, मॉल्टन, है ना। टाइडल हाइपोथेसिस जो है ना, इसका है 1, दो एक बचा, जेम्स जीन्स का है। तो ये रट लो, है ना, एग्जाम के लिए बस इतना ही। हाँ लिख लो ना ये पीडीएफ, अभी सारा क्वेश्चन डिस्कस करने बाद ग्रुप में यहाँ से डालेंगे, है ना, तो अभी फिलहाल नहीं, नोट कर लो अगर ये, क्योंकि ये मुझे लगता है कि प्रकाश सर पढ़ाए होंगे ये सब चीज, हालांकि उतना जरूरी नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो नेबुलर हाइपोथेसिस है, लेप्लस के द्वारा दिया गया है। जो मेट्रॉइड हाइपोथेसिस है, लॉकियर के द्वारा है। और जो प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, मॉल्टन है। और जो टाइडल है, सो जेम्स जीन्स है। तो अगर नाम याद कभी रख पाओ, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा फैक्ट आपको याद रखना पड़ता है एग्जाम में, तो देख लो अगर याद रहे तो, हालांकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं। कई कई बार आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेबुला को हम लोग निहारिका बोलते हैं, आगे समझा देंगे, सब समझाएंगे, ये सब चीज जो है आएगा। हो गया। चलो पार्ट 3 जो कि है मिल्की वे एंड स्टार्स, इसके ऊपर सवाल है। चलो, पहला क्वेश्चन है कि मिल्की वे इज ए, आकाश गंगा जो है सो किस प्रकार का जो है सो गैलेक्सी है। इलिप्टिकल है, इरेगुलर है, स्फेरिकल है, स्पाइरल है। मिल्की वे, बताओ बताओ। अरे कुछ भी गेस कर दो अगर नहीं लग रहा है। स्पाइरल इज द राइट आंसर। ठीक है, मिल्की वे जो है सो स्पाइरल गैलेक्सी। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी। देखो गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा क्या है, गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी इज द ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, इसको गैलेक्सी बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। गैलेक्सी मतलब, है ना, जैसे कोई भी गैलेक्सी, गैलेक्सी जो है, ये क्या है, एक गैलेक्सी में, है ना, अरबों तारे होते हैं,
बिलियंस ऑफ स्टार्स होते थे, है ना, ठीक है, अरबों तारे, ठीक है, अरबों तारों का समूह, है ना, गैलेक्सी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। तो मिल्की वे हमारे गैलेक्सी का नाम, ठीक है। अब जो गैलेक्सी होता है, एक गैलेक्सी, उसका कई सारा आकार होता है। जैसे कि स्पाइरल गैलेक्सी का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाइरल गैलेक्सी। तो स्पाइरल शेप में जैसे कि आप लोग जो है दिवाली में वो चक्री नचाते हैं कि नहीं, पटाखा जो आता है ना, घिरनी जो होता है, वो स्पाइरल हो गया, है ना, जैसे कि, है ना, ऐसा सेंटर से देखो तो बाहर ऐसे चारों तरफ, है ना, फैलता है कि नहीं ऐसे, है ना। तो ये जो शेप है हमारे आकाश गंगा, हमारे मिल्की वे का ऐसा ही शेप है, इसी को स्पाइरल गैलेक्सी बोलते हैं, समझ गए, स्पाइरल। कुछ गैलेक्सी है सो इलिप्टिकल होता है, कुछ है सो इरेगुलर होता है, उसके शेप को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, है ना, ऐसा भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बताओ, द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स इट्स, किसी तारे का रंग उसका क्या संकेत देता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी, लाइटनिंग और ग्लो, या फिर उसका जो प्रकाश या चमक है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से दूरी, या फिर तापमान, टेम्परेचर। बताओ जी ऑनलाइन बच्चे जो भी है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, किसी तारे का जो रंग है वो किस बात का संकेत, श्योर, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, टेम्परेचर इसका राइट आंसर, तापमान। द कलर ऑफ द स्टार, द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स इट्स टेम्परेचर, तापमान, याद कर लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तारे का जो रंग होगा ना, किसी भी तारे का जो रंग होगा, है ना, वो ये दिखाएगा कि उसका सरफेस टेम्परेचर कैसा है, उसका सतह का तापमान कितना है ना। अगर किसी तारे का रंग अगर लाल है वो ठंडा तारा होगा, ठंडा मतलब ये नहीं कि आइस है उसके ऊपर, तारा है, गर्म होगा। लेकिन जैसे कि सन का सरफेस टेम्परेचर अगर 5500, है ना, 5800 डिग्री सेल्सियस है, उससे कम रहेगा, मे बी 4000 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मे बी 4300 डिग्री सेल्सियस रहेगा, समझ गया। तो अगर कोई तारा का, है ना, रंग अगर लाल है, रेड कलर का तारा है, रेड कलर है, लाल रंग का तारा है ना, लाल रंग का, तो समझो कि वो तारा रिलेटिवली कूलर है, ठंडा है, कोल्ड, कोल्ड, है ना। लेकिन अगर ब्लू है ना, ये सब ब्लू कलर पे जाएगा, तो गर्म है उसका सरफेस, टेम्परेचर है सो ज्यादा है। तो अगर ये सवाल वापस से कभी एग्जाम में आए, है ना, कि किसी तारे का रंग क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर, उसका सरफेस टेम्परेचर को बताता है, ठीक है, रेड टू ब्लू, ठीक है। तो रेड आर द कूलेस्ट स्टार्स, है ना, कोल्ड मत लिखो, कोल्ड थोड़ा ज्यादा ये हो गया, कूलेस्ट स्टार्स, कूलेस्ट स्टार्स, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ ऑनलाइन, सौरभ है, स्वाति है, बताओ, द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ पोल इज, तारों का वह समूह जो ध्रुव की दिशा को बताता है क्या है, सप्तर्षि है, मृग है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, क्या है, सप्तऋषि इसका राइट आंसर, सप्तऋषि, है ना। देखो ये सभी क्या है, कॉन्स्टिलेशन है, कॉन्स्टिलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ नक्षत्र बोल सकते हो, तारामंडल बोल सकते हो, कॉन्स्टिलेशन मतलब कि नक्षत्र या फिर तारामंडल, ठीक है, नक्षत्र या फिर तारामंडल, 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 ठीक है। हम्म, सही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। कॉन्स्टिलेशन मतलब कि नक्षत्र या फिर तारामंडल, ठीक है। देखो कई बार लोग जो है सो कॉन्स्टिलेशन और गैलेक्सी के बीच में कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना, इस चीज को ध्यान से सुनना। अगर गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स के समूह को गैलेक्सी बोलेंगे, है ना, वो भी तारों का समूह है, लेकिन बिलियंस, अरबों तारों का समूह को गैलेक्सी बोलेंगे। लेकिन अगर तारा का जो समूह है, अगर आप उसको फिंगर्स पे काउंट कर लो, है ना, 7 है कि 8 है कि 10 है ना, एक पैटर्न में आपको दिखेगा, अरेंजमेंट उसका, उसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, समझ में आ गया, दोनों के बीच का फर्क समझ में आ गया।
है ना। कॉन्स्टलेशन क्या होगा कि ये भी तारों का समूह है, लेकिन 8 9 6 7 है ना, ऐसे करके होता है। जैसे कि सप्तऋषि, इसमें 7 तारों का समूह है, 7 स्टार, ठीक है। अब ये सवाल पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ पोल। ठीक है, देखो, समझो, है ना, समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा है सो नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर में एक तारा है हमारे आसमान में, जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं, है ना। जो नहीं पढ़े उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। नॉर्थ पोल के ऊपर में एक तारा है हमारे स्पेस में ऊपर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्टार, यानी कि ध्रुव तारा। पोल स्टार, पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, है ना। काफी ब्राइट भी होता है। अगर आप कभी देखो मॉर्निंग टाइम ये सब में भी कई बार ये सब दिखेगा आपको, इवनिंग में काफी ब्राइट दिखता है ना। ना काफी लगेगा कि बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नजदीक, जस्ट नजदीक का तारा ऐसा दिखेगा। हाँ, नहीं नहीं, शुक्र ग्रह क्यों बोलेंगे, वो तो प्लेनेट हो जाएगा। मतलब चमकीला होता है, सो कहने का मतलब है। तो जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, ये कहाँ पे है, तो हमारे उत्तरी ध्रुव के जस्ट ऊपर में, ठीक है। तो अगर आप पृथ्वी पे कहीं भी हो, किसी भी रीजन में हो, अगर आपको ये पता करना है कि उत्तर दिशा किधर है, और अगर आपको तारों का पहचान है ना, अगर आपने पहचान लिया कि अच्छा यहाँ से देखे एक तारा दिखा, ध्रुव तारा, तो क्या आपको उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। कई बार सवाल, यूपीएससी एक बार सवाल क्या पूछा कि आप जो है राजस्थान में या फिर कहीं पे किसी मरुस्थल में खो गए हैं, किसी जंगल में कहीं पे खो गए हैं, और आपका जो घर है ना, इसमें सवाल आएगा आगे, वो वहां से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर है, लेकिन आपको दिशा का ज्ञान नहीं है ना। आप किसी नए जगह पर गए, रात के अंधेरे में आप खो गए, और आपके मित्र का जो घर है वहां से कुछ 5-10 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है, ये बस आपको पता है, तो आप कैसे पहुंचोगे। तो ध्रुव तारों को देखो, है ना। जैसे कि सपोज कि ये एक व्यक्ति यहाँ पे है, और अगर नॉर्थ साउथ इधर है तो ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, और इसे किधर की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है, पूरब की तरफ जाना है, तो खोजेगा अच्छा ध्रुव तारा किधर दिख रहा है, चलो ठीक है। ये मूव करना शुरू करेगा और अपने बाएं साइड में तारा को देखता रहेगा। जैसे सपोज कि मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, मैंने ये नोटिस किया अच्छा ये ऊपर में ध्रुव तारा दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये नॉर्थ है, तो पूरब इधर की तरफ होगा, उसको देखते हुए आगे बढ़ जाओ, 5 किलोमीटर पहुंच जाओगे। समझा गया। तो ये कॉन्सेप्ट है कि ध्रुव तारा को देख करके आप जो है दिशा का भी अनुमान लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे ये बोलता कि इस व्यक्ति को पश्चिम दिशा में जाना है ना, तो वो क्या करता, इधर की तरफ मूव करता और अपने दाहिने साइड में जो है सो ध्रुव तारा को देख करके आगे बढ़ जाता। समझना गया। तो ऐसे दिशा का ज्ञान आप कर सकते हो, है ना, ये हो गया। तो जो कॉन्स्टेलेशन होता है ना, इसमें सवाल क्या था कि द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ पोल, है ना, यानी कि जो ध्रुव तारा है, ध्रुव की दिशा है, सो कौन बताता है, तो पोल स्टार बताता है, पोल स्टार। और पोल स्टार क्या है ना। अब देखो कॉन्स्टेलेशन, दो ऐसे कॉन्स्टेलेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि सप्तऋषि है, उसको इंग्लिश में उर्सा मेजर बोलते हैं, ठीक है, उर्सा मेजर, है ना, नोट कर लो, जो सप्तऋषि है ना, सप्त ऋषि है ना। देखो सप्त ऋषि क्यों नाम दिया गया है, तो भारत में जो पहले जो ऋषि मुनि थे उनके नाम से 7 तारों का नाम रख दिया गया, ठीक है, कि ये तारा अच्छा वो ऋषि है, ये तारा वो ऋषि है, ये तारा वो ऋषि है, इस वजह से इसको सप्त ऋषि बोलते हैं, ठीक है। सप्त ऋषि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर बोलते हैं, या फिर इसी को ग्रेट बियर भी बोलते हैं, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन, है ना। ये सभी क्या है, कॉन्स्टेलेशन का है ना। सप्त ऋषि को ही उर्सा मेजर भी बोलते हैं, ग्रेट बियर भी बोलते हैं, और बिग डीपर भी बोलते हैं। ये सभी एक ही नाम है, एक ही कॉन्स्टेलेशन का नाम है, एक ही तारामंडल का नाम है। बिग डिपर, ग्रेट बियर, उर्सा मेजर, सबको सब सप्तऋषि जो है वही है ना। इसका अगर आप शेप देखो, है ना, कभी आप लोग को, ताकि पहले हम लोग तो ये सब चीज बहुत देखते थे, आप लोग को कभी तारा वारा देखने का शौक है, कभी रात में छत पे जा करके, है ना, ऐसा देखो, है ना, ग्रुप मतलब जो भी है देखो ग्रुप में जाकर देखने। अच्छा, ठीक है, चलो, हाँ। तो आप देखोगे आपके, है ना, नाइट स्काई में ऊपर में, है ना, एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन दिखाई देगा, है ना। ये सबसे कॉमन है, ठीक है, 4 और 3 7, है ना। ऐसा एक आपको दिखेगा पैटर्न, आप उसको अगर अरेंज करोगे
तो ऐसा कुछ दिख जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है, आप नोटिस करना, ऐसा दिखाई देगा, है ना, ये है सप्तऋषि, ग्रेट बियर इसको बोलते हैं, ठीक। अब देखो, जब सप्तऋषि दिखाई देगा ना, सप्तऋषि ऐसा कुछ पैटर्न दिखाई देगा, तो ये जो दो तारा एंड यहाँ पे दिख रहा है, एक तारा है ना, दो तारा, तीन तारा, है ना, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, है ना, ये जो दो तारा का जो डायरेक्शन है, सब इन दोनों को लाइन के ऊपर में यहाँ पे ध्रुव तारा है, समझ में गया। और ये जो ध्रुव तारा है, सेम इसका अपोजिट एक ड्रॉ करो ऐसे, एक दो तीन और चार, पांच, छह, सात, ठीक है, ऐसा एक और कॉन्स्टलेशन है जस्ट इसके ऊपर में, ठीक है, इसको बोलते हैं उर्सा माइनर, दिस इज योर उर्सा माइनर, समझ गया, उर्सा माइनर, ये कौन सा है, उर्सा मेजर। तो सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी कि कौन सा कॉन्स्टलेशन जो है वो इंडिकेट करता है कि पोल का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो जब आपको यहाँ से दोनों का लाइन से जब पोल स्टार का अनुमान हो गया, पोल स्टार का अनुमान हो गया, तो आपको नॉर्थ पोल का है तो जानकारी हो जाएगा, जब नॉर्थ पोल का जानकारी हो जाएगा तो सारे दिशा का ज्ञान हो जाएगा, समझ में गया। इस वजह से सप्तऋषि का है सो रहेगा, ठीक है। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि जो पोल स्टार है, जो ध्रुव तारा है, यह कौन सा तारामंडल, कौन सा कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है, उर्सा माइनर का है ना, उर्सा माइनर में है, तो ये भी नोट कर लो कि पोल स्टार जो है, ध्रुव तारा जो है ना, ध्रुव तारा है ना, उर्सा माइनर का है ना पार्ट है। उर्सा माइनर को एक बार हिंदी में सर्च करना तो गूगल पे क्या नाम देता है, सप्तऋषि नहीं होगा, वो मेजर होगा, एक बार देखना तो उर्सा माइनर को क्या बोलता है, उर्सा माइनर का हिस्सा है, ध्रुव तारा उर्सा माइनर का हिस्सा है, ठीक है, बना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये उर्सा माइनर को लिटिल बियर ही बोलते हैं, लिटिल बियर, इसको ग्रेट बियर बोलते हैं, ठीक है। अरे यार, अब लिख मत ले रहे हैं हमें। तो ये उर्सा बाल ही हो जाएगा, है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। निम्नलिखित, अरे यार क्या, निम्नलिखित में से कौन सी एक खगोलीय वस्तु नहीं है, पल्सर, बीटल स्टार, ब्लैक होल, क्वाशर। क्वाशर नहीं है, क्वाशर है, इसका है सो बी राइट आंसर है ना, स्वाति शिखा ने सही जवाब दिया, सौरभ राज ने सही आंसर दिया, बी इज द राइट आंसर, है ना। तो बीटल स्टार है सो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, पल्सर बिल्कुल है, ब्लैक होल भी है और क्वाशर भी है, ठीक है, क्वाशर भी है, बीटल स्टार नहीं है, बीटल स्टार नहीं है, ठीक है, बीटल स्टार नहीं है। देखो अब यहां से आगे का जो क्वेश्चन सब है ना, वो कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सब है, ठीक है, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको हम लोग, है ना, एक चीज आपको मैं डिस्कस करा देता हूं, तब वो सब क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, ये जो बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, हाँ, बीपीएससी में पल्सर के ऊपर पूछा था कि पल्सर क्या होता है ना, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है। चलो आप सब समझा देते हैं, अभी का जो आगे का जो आधा घंटा होगा ना, उसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चलो देख, ये चीज जो अभी बताने जा रहे हैं ये आपको जल्दी बुक में नहीं मिलेगा, है ना, समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। जो इसके आपको जो है स्टार, है ना, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, व्हाइट डॉर्फ क्या होता है, रेड जायंट क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा, है ना, अगर आप इसको अभी समझ गए तो, ठीक। देखो, होता क्या है ना, होता क्या है कि जो स्टार है, कोई तारा है ना, स्टार है,
हमने देखा कि बिग बैंग एक्सप्लोजन होने के बाद जो है सो गैलेक्सी बना, गैलेक्सी में कुछ तारा बना, है ना, तारा के बाद सो प्लैनेट्स बना, है ना। तो किसी भी तारा का ना एक लाइफ साइकिल होता है। ऐसा नहीं है कि तारा एक बार बन गया तो अनंत काल के लिए जो है सो चमकता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक। पहले समझो कि एक एक जनरल पहले समझो कि तारा में बन कैसे रहा है, तारा बनता कैसे है, उसमें एनर्जी कैसे आता है ना। तो देखो, एक नेबुला होता है, नेबुला, इसको क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। ठीक है, नेबुला, ठीक है, निहारिका। निहारिका क्या है? तो निहारिका जो है, आप ऐसा समझो कि गैस का और डस्ट का है सो बड़ा सा गुब्बारा है। ठीक है, ऐसा कुछ समझो कि जो नेबुला है ना, नेबुला जो है इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस एंड डस्ट। समझ में गया? गैस जैसे कि हाइड्रोजन, है ना, हीलियम, है ना, ऐसा कुछ गैस का जो है सो एक बड़ा सा गुब्बारा है। अब क्या होगा, समय के साथ साथ आपको मालूम है कि इसके अंदर सो मास होगा, है ना, द्रव्यमान होगा, मास होगा। मास की वजह से क्या करेगा ना, इसका कुछ पार्ट जो है सो एक सपोज कि कहीं पे कोर है सो जनरेट हुआ, एक कोर जनरेट होगा, कोर जनरेट होगा। और ये कोर क्या करेगा, है ना, कि मास को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, है ना, ग्रेविटी की वजह से, है ना, ग्रेविटी की वजह से। तो क्या होगा, कोर थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, कोर बड़ा होगा। तो सपोज कि इस नेबुला में एक है सो कोर का जनरेशन हुआ, है ना, कोर का जनरेशन हुआ। अब क्या होगा, कोर फर्दर मास को अट्रैक्ट करेगा, मास को अट्रैक्ट करेगा, इसका मास बढ़ेगा, इसका मास बढ़ेगा। तो ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से अब इसमें कॉम्प्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, संकुचन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में गया? इसी को ध्यान रखना। अब ये जो कोर है ना, कोर है, इसमें अब कंप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि अब इसका मास जैसे ही बढ़ेगा ना, जैसे जैसे मास को अट्रैक्ट करेगा, उसके दबाव की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से अब ये कोर है सो श्रिंक करना स्टार्ट करेगा, है ना। श्रिंक करना मतलब कि छोटा होता जाएगा। अब देखो, अब जब ये कोर जब छोटा हो गया ना, कोर जो है सो छोटा हो गया, इसका डेंसिटी बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, दबने की वजह से तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज होगा, ना, टेम्परेचर राइज होगा। तो टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज हो जाएगा कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में गया? है ना, कि अब जो है टेम्परेचर इतना ज्यादा पहुंच गया, है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चला गया कि अब जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जो छोटे तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, दो ऐसे एटम जुड़ करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन तो था ही इसके पास, नेबुला में पूरा हाइड्रोजन भरा हुआ था, कोर में हाइड्रोजन जमा हुआ, ज्यादा मास होने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो श्रिंक कर गया। जब वो दब गया तो उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और फ्यूजन रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा, है ना, नेक्स्ट। अब जब इस कोण में, है ना, इस कोण में दो तरीके का फोर्स लग रहा होगा। देखो, नोटिस करो, एक होगा जो इसको अंदर की तरफ जो है तो धकेल रहा होगा, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है, लग रहा होगा। दूसरा है कि इसके अंदर है सो विस्फोट हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, हो रहा है, जो कि बाहर की तरफ दबाव लगाएगा, है ना। कहीं भी अगर एक्सप्लोजन होगा तो क्या वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा कि नहीं? तो अब देखो कि एक फोर्स ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी, जैसे कि सूरज को ही समझो, सूरज का जो बाहर का जो मास है, जैसे कि क्रस्ट समझो, क्रस्ट है नहीं, पूरा गैसियस फेज में है, वो अंदर की तरफ जो है सो जाना चाहेगा। लेकिन कोर में, सूरज के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, वो बाहर की तरफ चीजों को धकेल रहा है। तो क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेगा कि नहीं? तो जब ऐसा बैलेंस हो जाता है तो उसी को कहते हैं कि हमारा जो स्टार है अब वो स्टेबल है। समझ में आ गया? यानी कि जब दोनों बल जब एक दूसरे के अपोजिट और विपरीत दिशा में लगेगा, है ना, और बराबर हो जाएगा, तो उसी को बोलेंगे स्टेबल स्टार। समझ में आ गया? तारा जो है सो स्टेबल हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि क्या इसके पास है सो असंख्य, मतलब कि हालांकि बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन, लेकिन क्या ये फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन है सो कंज्यूम हो रहा है कि नहीं? धीरे धीरे घटे घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है। हीलियम का मात्रा बढ़ेगा, हीलियम का मात्रा बढ़ेगा। हीलियम को फ्यूजन करने के लिए और ज्यादा जो है टेम्परेचर चाहिए। अभी वो टेम्परेचर यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, अब क्या होगा, है ना, अब देखो, है ना, इसके बाद क्या होगा कि अब इसका फ्यूल जो है, फ्यूल जो है, हाइड्रोजन जो है तो समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, जाहिर सी बात है, समाप्त हो जाएगा। तो जब बाबू साहेब का फ्यूल खत्म हो गया,
तो क्या ग्रेविटी की वजह से जो मास था अब ये हावी हो जाएगा कि नहीं? हावी होगा, हावी होगा। अब क्या होगा कि फिर से कोर के ऊपर है सब दबाव बढ़ने लगेगा, फिर से तापमान बढ़ेगा। तापमान अब इतना ज्यादा बढ़ेगा कि अब जो हीलियम जो यहाँ पे बना था फर्स्ट स्टेज में, हाइड्रोजन से हीलियम जो बना था, अब हीलियम में फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और कार्बन बनने लगेगा। समझ गया? हाइड्रोजन फ्यूल खत्म, वो श्रिंक करेगा फिर से, क्यों? क्योंकि अब ग्रेविटी उसको दबा रहा है। अंदर से तो बॉम्ब है सो डिफ्यूज हो गया, बॉम्ब फूटना बंद है अभी, तो वापस से कोर श्रिंक करेगा, वापस से टेम्परेचर बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि अब हीलियम को है सो कन्वर्ट करने लगेगा, हीलियम है सो कार्बन में बदल जाएगा। समझ में गया? तो ये जो फेज है, ये जो फेज है ना, इसमें क्या होता है, एक जो ये जो फेज है, इसके बाद का जो फेज होता है ना, इसको बोलते हैं रेड जाइंट फेज, इसी को लाल दैत्य बोलते हैं। ठीक है, रेड जाइंट फेज। ठीक है, रेड जाइंट फेज क्या होता है, जिसको लाल दैत्य बोलते हैं, है ना, लाल दानव या फिर दैत्य, है ना। ये तारा का एक फेज होता है जिसमें जिसमें जो कोर के अंदर जो स्प्रिंग करने की वजह से जो हीट जनरेट हो रहा था और हीलियम ये सब का जो ये हुआ फ्यूजन रिएक्शन होगा, तो उसके वजह से इसका जो बाहर का जो सरफेस है ना, वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया। ये जो तारा है ना, थोड़ा सा बड़ा दिखता है, पहले से बड़ा दिखता है, और उसका कलर है सो रेड कलर वाले जोन में होता है, लाल रंग ये इमिट करता है, इसी वजह से इसको लाल दैत्य बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, लाल दैत्य। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि, है ना, अब आगे देखो, इसके बाद क्या होगा, रेड जायंट के बाद क्या हो सकता है कि आगे जो होगा वो दो चीज, एक चीज पे डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है। ठीक है, मास कितना है। अगर अगर जो रेड जायंट फेज का जो है ना, जो तारा रेड जायंट फेज में है ना, रेड जायंट फेज में है, रेड जायंट फेज में है, रेड जायंट फेज में है, तो धीरे धीरे इसका हीलियम भी कंज्यूम होगा, है ना, हीलियम भी कंज्यूम होगा। जैसे हाइड्रोजन पहले कंज्यूम हो गया था, अब हीलियम भी कंज्यूम होगा, कार्बन में बन जाएगा, कार्बन से ऑक्सीजन में बन जाएगा, है ना, ऐसा होगा। तो अब ये क्या करेगा, है ना, धीरे धीरे जो फ्यूल इसका खत्म हो जाता है और इसका बाहर का जो मास है वो भी कई बार इजेक्ट हो जाता है, बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाता है, तो बस इसका कोर जो है सो बचता है, कोर जो है सो बचता है, जिसका डेंसिटी काफी ज्यादा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि इससे इससे छोटा होगा, जाहिर सा बात है ना, ये सब मैटर जो है इसका एक्सपेल हो जाता है, बाद में जो बनता है इसको बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टार। व्हाइट ड्वार्फ स्टार, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, ड्वार्फ मतलब कि बौना, छोटा, है ना, इसको व्हाइट ड्वार्फ स्टार बोलते हैं। समझ में आ गया? लेकिन सपोज कि ये जो रेड जाइंट फेज का तारा था, रेड जाइंट फेज का तारा था, है ना, आप एक कॉन्सेप्ट का नाम सुने होंगे जिसको कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट उसको कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। अगर ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार का अगर मास है ना, इसको देखना, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है ना, इसमें कि अगर इसका जो व्हाइट डॉर्फ स्टार का जो मास है, जो द्रव्यमान है, अगर ये सूरज के मास का 1.44 टाइम्स है, 1.44 टाइम्स अगर मास ऑफ द सन है, मास ऑफ द सन है ना, या फिर उससे कम है, अगर 1.44 टाइम्स मास ऑफ द सन या फिर उससे कम है, तो ये इसी तरीके से रह जाएगा आगे की तरफ, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, ये चुपचाप से सोया रहेगा अपने ब्रह्मांड में, इसका चमक खत्म हो जाएगा, अब ये स्टार नहीं रहा, एंड हो गया इसका। लेकिन अगर इसका व्हाइट डॉर्फ स्टार का अगर मास 1.44 टाइम से अगर ज्यादा है, सूरज के मास से ज्यादा है, तो इसमें फिर से जो है फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगा। ये फिर से प्रोसेस क्या करेगा, का कोर है सो श्रिंक करने लगेगा, फिर से वही चीज, कोर श्रिंक करेगा, और इसमें जो फ्यूजन रिएक्शन होगा ना, वो इस हद तक होगा कि जैसे देखो शुरू में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से हीलियम बना, हीलियम से कार्बन बना, कार्बन से ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन से सिलिकॉन बना, है ना, ये चेन चलता रहेगा और आखिरी में आयरन बन जाता है, लोहा। समझ में आया? है ना, ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू कर जाएगा और लास्ट में आयरन बन जाता है, लोहा। तो क्या इसका जो कोर है अब ये आयरन कोर हो गया कि नहीं?
जब ये आयरन कोर हो जाएगा, आयरन कोर हो जाएगा, है ना, आयरन कोर जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, देखो कहाँ हाइड्रोजन था शुरुआत में, अब ये लोहा बन गया, लोहा बन गया, है ना। लोहा कैसे बन गया, तो सब जो है तो कन्वर्ट होता चला गया, लोहा का पिंड बन जाएगा, जिसका घनत्व ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, प्लस इसका मास भी बहुत ज्यादा है। तो क्या इसके अंदर जो है सो ग्रेविटी का फोर्स और बढ़ेगा कि नहीं? ग्रेविटी का फोर्स अगर बढ़ गया इस आयरन कोर में, तो इसका जो अंत होगा, इसका दो तरीका हो सकता है, या तो ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, या फिर ये ब्लैक होल बन जाए, ब्लैक होल। समझ में आया? ये जो आपका आयरन कोर वाला जो, ये कब, ये पॉसिबिलिटी कब है, जब आपका व्हाइट डॉर्फ स्टार का साइज बड़ा है, उसका मास ज्यादा है, कितना, तो सूरज के मास से एटलीस्ट 1.44 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर 1.44 टाइम्स, ये जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करके ये चीजों को बताया, और ये बाद में सही प्रूफ भी हुआ है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इसी वजह से, है ना, भारतीय थे बट अमेरिका का नागरिकता इनको प्राप्त था। तो इन्होंने ये बताया कि अगर कोई ड्वार्फ स्टार का अगर साइज 1.44 टाइम से ज्यादा होगा ना, तो वो सिर्फ ड्वार्फ स्टार बन के नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा, उसका कोर जो है तो बाद में आयरन का बन जाएगा, और इसका दो अंत हो सकता है कि या तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार कहलाएगा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। इसी वजह से देखो कि क्या ब्लैक होल के बारे में आप पढ़ते हो कि इसका जो ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण है, बहुत ज्यादा है कि इसके सरफेस से लाइट भी पास नहीं कर सकता है। अगर कोई ब्लैक होल है ना, सपोज कि कोई ब्लैक होल है, ब्लैक होल क्यों है, ब्लैक होल नाम क्यों है इसका, इसका नाम ब्लैक होल इसलिए है क्योंकि अगर इसके सरफेस पे लाइट जाएगा ना, तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको वापस इमिट नहीं करेगा। अगर इसके पास से लाइट वेव्स ट्रेवल करेगा, उसको ये बेंड कर लेगा अपनी तरफ, यानी कि प्रकाश को भी अपने सीमा से बाहर नहीं जाने देता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी है ना, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। ग्रेविटी इसका स्ट्रॉन्ग इतना ज्यादा क्यों हो गया, तो इसका जो है सो कोर किस चीज का है, आयरन का है, आयरन कोर है, बहुत ज्यादा, वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं। समझ में आ गया? कहीं भी, हर एक गैलेक्सी क्या, हाँ, नहीं सेंटर पे नहीं, ठीक है, गैलेक्सी के बीच में कोई भी स्टार है, ये एंड है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है हमारे गैलेक्सी में, यूनिवर्स में। तो स्टार के साइज के हिसाब से वो जो है ना, उसका कोर्स ऑफ एक्शन जो है सो डिसाइड होगा कि कितना बड़ा तारा था। अगर बहुत बड़ा तारा है तो शायद वो ब्लैक होल में एंड हो जाएगा, या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। अब देखो न्यूट्रॉन स्टार का मतलब क्या होता है ना, न्यूट्रॉन स्टार, जो न्यूट्रॉन स्टार है ना, जो न्यूट्रॉन स्टार है बेसिकली, इसमें नाम है न्यूट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो एक बात बताओ कि अगर आप, है ना, बेसिक एलिमेंट्री फिजिक्स पढ़े होगे, तो न्यूट्रॉन का मास जो है सो सबसे ज्यादा होता है ना, आपने पढ़ा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन, चलो आपसे पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें से सबसे ज्यादा मास द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का है, सबसे मास ज्यादा न्यूट्रॉन का है। प्रोटॉन का इससे कम है, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर टाइप का है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है सो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम है ना, ये बात तय है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, बहुत कम, नेग्लिजिबल मास है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन के मास को और प्रोटॉन के मास को जोड़ दोगे, तो न्यूट्रॉन के मास के बराबर हो जाए। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन स्टार था, हमने देखा कि इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा था, ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा था। उस ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स थे, उसके जो भी प्रोटॉन्स थे और जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये फ्यूज होकर के न्यूट्रॉन बन गए। तो उस स्टार में अब केवल न्यूट्रॉन ही बचा, इसीलिए उसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। समझ आ गया कि अगर कोई एटम है ना, यहाँ पे उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और बाहर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों, है ना, ग्रेविटी की वजह से दब जाएगा और न्यूट्रॉन बन जाएगा। उस स्टार के पिंड में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन ही बचता है, इसलिए उस स्टार को न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर इसका ग्रेविटी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो क्या ये न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होता? नहीं होता।
अगर इसमें रोटेशन हो जाए, सपोज कि ये न्यूट्रॉन स्टार में रोटेशन हो जाए, है ना, अगर अपने एक्सिस पे घूमने लगे, स्पिन करने लगे, उसको पल्सर बोलते हैं। समझ में आ गया? पल्सर, पल्सर क्या होता है? बजाज पल्सर नहीं, हाँ, पल्सर इज ए, है ना, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड एज पल्सर। समझ में आ गया? पल्सर का क्या है खासियत बात? पल्सर क्या करता है ना, कि, है ना, सपोज कि इसका एक एक्सिस है और ये रोटेट कर रहा है ना, पल्सर इज ए रोटेटिंग, है ना, इसमें घूर्णन हो रहा है, घूर्णन हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा ना कि इसका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है पल्सर्स का। उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, है ना, ये स्ट्रॉन्ग पल्स ऑफ लाइट इमिट करता है, ठीक है। तो जो पल्सर्स होते हैं ना, पल्सर्स, इसका नाम पल्स से बना हुआ है ना, पल्स। पल्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि जैसे कि सपोज एक सेकंड के बाद कुछ, है ना, अभी सपोज की लाइट आया, फिर अगले सेकंड एक और लाइट आया, अगले सेकंड एक और लाइट आया, तो ये ना पल्स में लाइट को इमिट करता है, इसलिए इसका नाम पल्सर है। रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये पल्स की तरह जो है सो रेडिएट करता है, इसलिए इसका नाम पल्सर है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये क्या है? एक न्यूट्रॉन स्टार है जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब सवाल देखते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ना बहुत सारी चीजें आपको जो है समझ में आई होगी, है ना। तो पांचवे का आंसर बताओ। ठीक है, चलो पांचवे का राइट आंसर क्या होगा? ध्रुव को साथ नहीं, हाँ, तो कॉन्स्टेलेशन है, नक्षत्र है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। चलो वापस नेक्स्ट पे चलो। हम्म, हाउ मेनी कॉन्स्टेलेशंस आर इन आवर स्पेस? हमारे अंतरिक्ष में, हमारे आसपास जो अंतरिक्ष है उसमें टोटल कितना कॉन्स्टेलेशन है? देखो क्वेश्चन का ऑनलाइन जो बच्चे आंसर दे रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर के साथ लिखा करो, है ना। तो कितना है? 88 है, 88 है ना, याद कर लो। कि हमारे जो इस मतलब ब्रह्मांड पूरा नहीं, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो अर्थ से, पृथ्वी से जो आप कॉन्स्टलेशन जो ऑब्जर्व करते हो, कितना है? 88 है, 88 है, 88 है ना, ठीक है, 88 है, ठीक। Which one of the following is not a natural unit of time? Tropical year, lunar standard time, day, है ना। सी इसका है सो राइट आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन उतना ये नहीं है ना, सी इसका राइट आंसर, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट ये है आठवां क्वेश्चन, देखो, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष जो है सो किस चीज का है सो इकाई है? डिस्टेंस का। तो देखो, है ना, इसका है सो बी इसका है सो राइट आंसर, है ना। लाइट ईयर जो है सो डिस्टेंस का है, यानी कि दूरी का है सो इकाई, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? लाइट का स्पीड कितना होता है? लाइट का जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में है सो इतना मीटर है सो लाइट ट्रेवल कर जाता है। तो एक साल में कितना दिन होगा? 365 दिन होगा। एक एक दिन में कितना घंटा होगा? 24 घंटा होगा। एक एक 24 घंटा, एक घंटे में कितना मिनट होगा? 60 मिनट होगा। और एक मिनट में 60 मिनट में कितना, इंटू 60 सेकेंड। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कितना से? 3 × 10⁸ से, है ना। 2 नहीं, 9.46 पूछाएगा, 9.46। तो 1 लाइट ईयर जो आएगा, इसका जो अगर आप किलोमीटर में देखो तो 9.461, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखा करो। 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। समझ में क्या? तो देखो अगर हम लोग बोलते हैं, है ना, इसका सिग्निफिकेंस समझो, कि अगर सपोज कि अर्थ के पास में अगर कोई लाइट कहीं से आया, है ना, किसी स्टार का, और सपोज कि हमने बोला कि ये जो है स्टार हमारे अर्थ से 20 लाइट ईयर्स दूर है ना, सपोज कि 20 लाइट ईयर्स दूर है, तो ये आप ऐसा सोच सकते हो ना कि हमारे पास जो अभी लाइट पहुंचा वो उस तारा से 20 साल पहले चला होगा। हो सकता है कि इस 20 साल में वो तारा एक्सप्लोड कर गया हो, एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा हो, लेकिन उसका लाइट हमारे पास पहुंच रहा है तो हमें लगता है कि तारा है वहां पर। तो ये भी चीज है ना। तो लाइट ईयर के बारे में, है ना, ध्यान रखना कि डिस्टेंस, दूरी का है सो मापक, ठीक है।
चलो ये हो गया। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस। चलो 1 AU होता है, बिल्कुल, है ना। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, खगोलीय इकाई क्या है ना, इसको AU लिखते हैं। AU, है ना। ये क्या है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, है ना। आपको मालूम है कि सोलर सिस्टम में सन है सो बीच में है, और पृथ्वी जो है सो उसके चारों तरफ है सो, है ना, परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। तो सूरज और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 149, है ना, 0.7 कुछ, है ना, और इतना मिलियन, इतना मिलियन किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। 149.7 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मतलब 150 मिलियन किलोमीटर एवरेज मानो ना, कि पृथ्वी और सूरज के बीच का दूरी कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 1 मिलियन में कितना लाख, 10 लाख, तो उतना लाख आप मल्टीप्लाई करो, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट बियॉन्ड विच द स्टार्स सफर इंटरनल कोलैप्स इज कॉल्ड, क्या होगा, 10वें का चंद्रशेखर लिमिट होगा। समझ में आ गया। अब अगर कभी एग्जाम में चंद्रशेखर लिमिट के ऊपर सवाल पूछे तो समझ में आएगा कि क्या पूछा गया है। चंद्रशेखर लिमिट वो लिमिट होता है जिसकी वजह से यह डिसाइड होगा कि तारा का अंत किस प्रकार से होगा। अगर अगर उसका जो डॉर्फ स्टार है, अगर उसका साइज हमारा सन से 1.44 टाइम से ज्यादा है, तो या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या फिर उसमें जो है ब्लैक होल बन जाएगा। मतलब न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है, ब्लैक होल भी बन सकता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, जो व्हाइट डॉर्फ, जो रेड जायंट फेज जो बनेगा ना, वो वापस से कोलैप्स करेगा, उसके अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, और या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा, है ना। अगर 1.44 टाइम से ज्यादा है तो ही चीज जो है सो फाइनल वो बन सकता है, या तो ब्लैक होल बने या फिर न्यूट्रॉन स्टार बने, न्यूट्रॉन स्टार बने। अगर इस लिमिट से कम है तो वो व्हाइट ड्वार्फ बन के ही रहेगा, अब वो व्हाइट ड्वार्फ बन के रह जाएगा। नहीं, अगर किसी व्हाइट ड्वार्फ का अगर आप बात करो, व्हाइट ड्वार्फ का बात करो, तो उसका साइज होता है, अगर एक जो जो उसका अनुमान लगाया गया है, एक व्हाइट ड्वार्फ का साइज होता है अर्थ के बराबर। ठीक, और इसका जो मास होता है सन के बराबर। सोचो कितना ज्यादा होगा, समझ गया। जो व्हाइट ड्वार्फ, जो तारा का जो एंड है, उसका जो द्रव्यमान होगा, जो मास होगा वो उसका जो साइज होगा, आकार जो होगा वो पृथ्वी के बराबर होगा, लेकिन उसका जो मास होगा वो सूर्य के जैसा मास। तो वो प्लेनेट तो हो ही नहीं सकता, उल्टा उसके आसपास कुछ और अगर रहे तो अपने में अट्रैक्ट करके उसको अपने में मिला लेगा। समझेंगे। ये क्वेश्चन जो आपको हम पीछे बताए कि पोल स्टार की तरफ था, और अपना क्वेश्चन पढ़ो, इसका राइट आंसर बताओ। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको किस दिशा में जाना है, इसको है सो ईस्ट में जाना है, पूरब में जाना है। आपको मालूम है कि दिशा जो है सो कुछ इस तरीके से काम करता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो सपोज कि ये जो व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा था, इसको 5 किलोमीटर पूरब की तरफ जाना है ना, इसको दिशा का अनुमान है ही नहीं, है ना। तो क्या करेगा, ऊपर देखेगा कि अरे इधर दिख रहा है ध्रुव तारा, सपोज कि यहाँ पे इसको ध्रुव तारा दिख गया, तो नॉर्थ का पता चल गया, उत्तर दिशा का पता चल गया। तो अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करते हो तो आपका जो दाहिना हाथ होता है वो आपको ईस्ट की तरफ दिखाएगा। तो अब ये व्यक्ति क्या करेगा, इधर की तरफ मुड़ के चलना शुरू करेगा। तो जब इधर चलेगा तो इसका बायां साइड किधर है, ध्रुव तारा की तरफ, है ना। सो डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज नॉर्थ, यानी कि वो उस इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये जो ध्रुव तारा है हमेशा उसके बाएं साइड में रहेगा, तब वो पूरब में पहुंच जाएगा। ये यूपीएससी का सवाल है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्पेस टर्मिनोलॉजी, राइट, ये कंप्यूटर से होता है ना, कंप्यूटर का है। ठीक है, वेटलेसनेस क्या है,
भारहीनता, जीरो मतलब वेटलेसनेस बेसिकली क्या है कि जैसे कि हमारे ऊपर जैसे कि आप जो वो, हाँ, फ्री फॉल हो जाए। लिफ्ट में तो खैर वेटलेसनेस होता ही है ना। अगर आप फ्री फॉल करोगे है ना, बिल्कुल जैसे कि सपोज कि आपको ऊपर से कूदा दिया जाए नीचे गद्दा लगा करके, ऐसा नहीं कि ऐसे धकेल दिया जाए नीचे ताकि आप बच जाओ है ना, तो आपको भारहीनता बहुत ज्यादा फील होगा। क्यों? क्योंकि आपके नीचे से सपोर्ट हटा दिया गया है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपके ऊपर लगता है ना? तो वही जो है सो वेटलेसनेस होता है। बाइट बेसिकली कंप्यूटर का जो है बिट और बाइट का जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते होगे है ना, वो हो गया जीरो और वन जो है ना, बाइनरी डिजिट जो होता है। एट तो ये सवाल को काट दो, ये इसलिए क्योंकि ये वेस्ट बंगाल पीसीएस का सवाल है। ठीक है। और ये जो चारों जो जगह है ये वेस्ट बंगाल का लैटिट्यूड के हिसाब से दिया हुआ जगह है ना, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ने का। ये सब भी बंगाल का पीसीएस का सवाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। इफ द स्टार्स आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द होराइजन बाय एन ऑब्जर्वर, इट इज लोकेटेड ऑन द, यदि किसी प्रेक्षक को तारे क्षितिज के लंबवत ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं तो वह यह कहां पर स्थित होता है? भूमध्य रेखा पे, कर्क रेखा पे, दक्षिणी ध्रुव पे, उत्तरी ध्रुव पे? इक्वेटर होगा, इक्वेटर है। ठीक है। देखो, अगर नॉर्थ पोल पे है तो साउथ पोल पे भी होना चाहिए, तो ये दोनों को काट दो। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं भी आता है तो इसको लॉजिक करो करो ना, कि अगर कोई तारा तारा अगर दिख रहा है ऊपर की तरफ उठते हुए है ना, ये तो नहीं लिख रहा है कि ध्रुव तारा। अगर ध्रुव तारा लिखता तो नॉर्थ पोल कर दे है ना, कि नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर में दिखाई देगा परपेंडिकुलर। लेकिन एक किसी भी तारा का बात कर रहा है, तो अगर नॉर्थ पोल होगा तो साउथ पोल क्यों नहीं? तो दोनों में से कोई नहीं, काट दो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ऐसा क्या बात है कि वर्टिकल दिखाई देगा? वो तो खुद ही 23.5 डिग्री पे है ना। तो बचा इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। और जो भी तारा है जो कि गैलेक्टिक जो इक्वेटर है, अगर उसके पास से दिखा ऊपर की ओर उठता है तो वो आपको परपेंडिकुलर और वर्टिकल दिखाई देता है ना। तो इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना। अगर ऐसा सवाल वापस से एग्जाम में मिले कि अगर किसी लोकेशन से कोई तारा परपेंडिकुलर उठता हुआ नजर आता है तो वो कहाँ से दिखेगा? तो भूमध्य रेखा से दिखाई देता है। ठीक है, इसको याद करो, इक्वेटर से। चलो 15वें का आंसर बताओ। होगा तारे का जो टिमटिमाहट है, जो ट्विंकलिंग है, किस वजह से है? 15वें का राइट आंसर क्या होगा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैन बी एक्सप्लेन्ड विद refraction of the star. C is the right answer. C. C is the right answer. Refraction. Refraction. अपवर्तन। ठीक है। देखो, होता क्या है कि आपको तारा है सो हमेशा टिमटिमाता हुआ नजर आता है कि नहीं? थोड़ा सा ब्राइट होगा, फिर थोड़ा सा कम दिखेगा, फिर ब्राइट होगा, फिर थोड़ा सा कम होगा। ये किस वजह से? तो रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टारलाइट। रिफ्रैक्शन क्यों होगा? तो देखो, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है। क्या इसके ऊपर है सो हमारा एटमोस्फेयर है कि नहीं? वायुमंडल है। सपोज कि यहाँ पे एक तारा है ना, और यहाँ से जो लाइट है सो हमारे एटमोस्फेयर में आ रहा होगा। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही डेंसिटी चेंज होगा, घनत्व चेंज होगा, तो लाइट जो है सो है ना बेंड हो जाता है। यही चीज ई वेव्स, एस वेव्स में भी बताए थे अर्थ के इंटीरियर्स में। तो ये क्या करेगा है ना, लाइट रेज जो है सो सीधा नहीं आएगा हमारे एटमोस्फेयर में। जो सबसे ऊपर का एटमोस्फेयर है, इसका घनत्व कम है, डेंसिटी कम है। अर्थ के बिल्कुल सतह के पास में जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, जो क्षोभ मंडल है, उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है ना। तो इसके वजह से ये जो लाइट रेज होगा ना, ये टेढ़ा वड़ा होके पहुंचेगा हमारे पास, रिफ्रैक्शन होकर के पहुंचेगा। इस वजह से तारा हमेशा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। अगर हमारा एटमोस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? कैसा तारा दिखता? एक समान दिखता। अरे हम ही लोग नहीं होते तो फिर देखते क्या? अच्छा, फिर ये बोलो कि सर हम लोग जो है वो ऑक्सीजन मास्क लगा के फिर देखते हैं है ना वो। ठीक है, चलो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। 16 का राइट आंसर होगा। क्या है रीजन इसका? क्वेश्चन ये है कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट है, उसको जो बाहर का स्पेस है
वो कैसा दिखता है, किस रंग का, क्या वो व्हाइट है, क्या वो ब्लैक है या ब्लू है, क्रिम्सन है, किस किस रंग का होता है? ब्लैक, बिल्कुल घना अंधेरा ब्लैक दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? डी इज द राइट आंसर। इसके पीछे स्कैटरिंग नहीं होता है ना। देखो हमारे हमारा जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू नहीं, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, है ना, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, है ना। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट क्या होता है? है ना। देखो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना, ऐसे कई सारे कण हैं, ऐसे कई सारे पार्टिकल्स, है ना, जैसे कि डस्ट है, पॉलन ग्रेन्स है ना, सैंड है, बालू है, ऐसे बहुत सारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं। तो है ना, कि अगर सनलाइट सपोज कि आया, है ना, सनलाइट आएगा, जब ये पार्टिकल को हिट करेगा ना, तो ये सनलाइट टकरा करके ना कई दिशा में तितर बितर हो जाए। इसी को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, है ना, प्रकिरणन इसको बोलते हैं, प्रकिरणन, ठीक है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, है ना, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, जो स्पेस जो है वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको मालूम है कि जो सूरज का जो सनलाइट जो होता है, विव जो है ना, उसके 7 कंपोनेंट्स होते हैं ना, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड, है ना। जो सफेद रोशनी है उसमें ये 7 रंग होते हैं कि नहीं, इंद्रधनुष का जो रंग होता है। तो अब क्या होगा, है ना, कि जो हमारा जो स्कैटरिंग जो होता है ना, वैसा लाइट जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वो सबसे कम स्कैटर करता है। समझ में आ गया? इसीलिए स्कैटर का मतलब क्या, कि सामने से सीधा जा रहा था, सामने से कुछ पार्टिकल दिखा और वो दाएं बाएं होकर के इधर उधर छितरा गया। इसी वजह से हम लोग गाड़ी का या फिर जो डेंजर सिग्नल होता है वो रेड कलर का बनाते हैं, ताकि वो कम स्कैटर करे, है ना, एकदम सीधा चले। क्यों? क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है लाल रंग का, लाल रंग का जो कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा है। इस वजह से वो स्कैटर सबसे कम करता है। इसी वजह से डेंजर का जो सिग्नल होता है वो काफी दूर से ही पता चल जाए, इसलिए लाल रंग से बता देते हैं, है ना। एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस जो है उल्टा करके रेड कलर में लिखते हैं, नहीं तो पीला में लिख देते, हरा में लिख देते, है ना। लेकिन नहीं, दूर से देखना है, दूर से दिखाई दे रेड कलर में। गाड़ी के पीछे जो टेल लाइट होता है रेड कलर का होता है। ऐसा नहीं कि सामने वाला ब्रेक मारा, पीछे वाले को दिखाई नहीं दिया, जाके जो है जैसे जो है भिड़ा दिया जाके। तो ये यही वजह है। लेकिन जो ब्लू लाइट है इसका वेवलेंथ कम है ना, तो स्कैटरिंग भी ज्यादा होगा। इस वजह से हमारा आसमान है सो नीला होगा, है ना, आसमान नीला होगा। लेकिन सपोज कि ये चीज जो यहाँ पे हो रहा है हमारे वायुमंडल में, क्या ये पृथ्वी के बाहर जो आउटर स्पेस है, क्या वहां पे वायुमंडल है क्या? नहीं है। क्या वहां पे ऐसे पार्टिकल्स कण है क्या? नहीं है। तो सनलाइट जो भी आएगा, है ना, वो सीधा पास करेगा वहां से, ना स्कैटरिंग होगा, व्हाइट लाइट जो सॉरी जो लाइट है उसका कोई बिखराव नहीं होगा। इस वजह से वो हमें पूरा स्पेस अंधेरा दिखाई देगा। तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट जो सपोज कि बाहर में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, और अगर वो अपने स्पेस शिप से बाहर की ओर देखेंगे तो उनको पूरा जो स्पेस है वो काला अंधेरा दिखाई देगा। वॉयलेट नहीं, इसमें से ब्लू जो है सबसे ज्यादा है, स्कैटर होता है ना, ब्लू। और ये सभी आपस में देखो तो एक मर्ज करता है, सिमिलर टाइप का, जैसे कि ऑरेंज और रेड में देखो, जब सूरज जब सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है, तो ऑरेंज और रेड के बीच का जोन हो जाता है वो, है ना। उससे हम वैसा ही ब्लू जो है, अब ऐसा नहीं कि अब क्या एकदम डीप ब्लू आकाश तो नहीं दिखाई देता है ना, ये तीनों का ह्यूज उस तरीके से मिक्स होता है, इसलिए हमें जो है सॉरी जो है सो नीला दिखाई देगा, ठीक है। चलो आज क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, हालांकि और भी कुछ क्वेश्चन है, करवा दे क्या? चार पांच क्वेश्चन और है, नहीं करा ही देते हैं, सेम वही सब क्वेश्चन है, देखो ना। एक ये क्वेश्चन है, हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज कैप्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेल्ड इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ अ डिस्टेंट स्टार नेम्ड द स्टार। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसने, है ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिटल ग्लूज करके एक है स्टार, उसका तस्वीर खींचा था 1992 में, बहुत पहले, है ना, ठीक है। सुपरनोवा क्या है? ये डाइंग स्टार है। सुपरनोवा कब होता है?
जब आपका व्हाइट डॉर्फ स्टार जो है उसका साइज जब 1.44 टाइम्स ऑफ सन से ज्यादा होगा तो उसका एंड में चांसेस है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन उसमें हो जाए और वहां से वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाए या फिर ब्लैक होल बन जाए। तो क्या वो बढ़ता हुआ तारा है कि नहीं, है ना, अंत है तारा का, तो डाइंग स्टार हो जाएगा। ठीक है। वो एक क्वेश्चन ब्लैक होल के ऊपर ही क्वेश्चन, थोड़ा उसको हटाओ, वो सवाल भी बेकार सवाल है। तो ये बताओ ब्लैक होल क्या है? कोलैप्स स्टार, कोलैप्स स्टार है ना। ब्लैक होल इज ए कोलैप्स स्टार। कब बनेगा? आफ्टर सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा के बाद। ब्लैक होल is a body in space which does not allow any type of radiation to come out. This property is due to वेरी हाई डेंसिटी की वजह से, वेरी हाई डेंसिटी की वजह से बहुत ज्यादा घनत्व होगा उसका, है ना, इस वजह से। ठीक है। अभी हमने देखा कैसे जो है उसका जो टोटल मास था वो उसके कोर में जाकर के है सो, है ना, डेंस हो जाएगा इस वजह से। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लैक होल वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय, ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले किसने इंफॉर्मेशन बताया? इसका आंसर चंद्रशेखर है, एस चंद्रशेखर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है इस वजह से क्योंकि ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सबसे पहले आइंस्टाइन ने बताया था, समझ गया। लेकिन आइंस्टाइन ने बस एक जो है एक होता है ना कि एक व्यू रखना अपना कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि स्टार का जो अंत है एक ब्लैक होल में होता होगा जिसका ग्रेविटी बहुत ज्यादा है ना? लेकिन इसको, हाँ, हाइपोथेसिस है ना, लेकिन इसको प्रूव किसने किया इस थ्योरी को? चंद्रशेखर ने। इस वजह से इसका राइट आंसर चंद्रशेखर है। लेकिन अगर ये पूछे कि हु गेव द आइडिया अबाउट द ब्लैक होल फर्स्ट, अगर उसमें ऑप्शन में अगर आइंस्टीन रहे तो उसको आंसर करना। आइंस्टाइन सबसे पहले इस चीज को बताने वाला था कि ऐसा कुछ जो है पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है। आइंस्टीन ने ग्रेविटी को लेकर के बहुत काम किया है, ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल वेव्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो आज के समय आप पढ़ते होगे ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, वो सब आइंस्टाइन का ही दिया हुआ थ्योरी है। ठीक है। which is a celestial phenomena occurring due to stars? ओजोन होल, ब्लैक होल, रेनबो, कॉमेट। तो जाहिर सा बात है स्टार्स की वजह से क्या होगा? ब्लैक होल होगा। ठीक है। ये आज आखिरी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीज बता के आपको जो है रिलीज कर देंगे क्योंकि लेट हो जाता है। देखो स्टार्स के, ओजोन होल क्या है? ओजोन होल हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है, जहाँ पे ओजोन पाया जाता है ना। जो हमारा समताप मंडल है, हमारा जो एटमोस्फेयर है ना, हमारा जो एटमोस्फेयर है अर्थ के ऊपर, इसके कई सारे लेयर होते हैं, कई सारे लेयर होते हैं ना। तो जो सबसे नीचे का लेयर है इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, जिसको क्षोभ मंडल भी बोलते हैं। ठीक है। जिसमें हम लोग रहते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर में। इसके ऊपर का जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर है ना, इसको समताप मंडल ही बोलते हैं, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। ठीक है। तो यहीं पे है सो ओजोन लेयर होता है। कई बार एग्जाम में यही पूछ देता है कि ओजोन लेयर जो है ना, वो कौन से लेयर में है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है। ओजोन होल मतलब कि ओजोन का जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है ना, वो कम हो गया है ना, तो वो ओजोन होल कहलाता है ना। इसका रीजन कुछ और होता है, आपको बताएंगे। अगर क्लोरीन और फ्लोरीन गैस है ना, ये बताए थे वो वाला क्लास में, एटमोस्फेयर वाले क्लास में, है ना? याद होगा। ये अगले क्लास में फिर याद दिला देना, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। टाइम लग जाएगा ज्यादा अभी। ये ओजोन होल कैसे बनता है ये बता दें। ब्लैक होल तो ठीक है, अभी तो पढ़े ही, स्टार्स की वजह से होता है। रेनबो किस वजह से होता है? राइट, लाइट के, रेनबो स्कैटरिंग की वजह से। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और डिस्पर्सन सब होता है ना। ये भी एक्सप्लेन कर देंगे बाद में, है ना, अभी ज्यादा टाइम लगेगा। और जो कॉमेट होता है, पुच्छल तारा, नहीं पुच्छल तारा नहीं, धूमकेतु। पुच्छल तारा तो मेट्रो मेटर्स हो जाता है। धूमकेतु ये क्या होता है? कॉमेट्स, बताओ। हम सुने हो पहले, सुने होगे धूमकेतु। देखो क्या होता है बताते हैं।
कॉमेट्स बेसिकली है ना, या आखिरी एक्सप्लेनेशन है कॉमेट्स का, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। कि देखो जो हमारा है ना सोलर सिस्टम है, सन है, इसके चारों तरफ कई सारे प्लैनेट्स है ना, मरकरी है, अर्थ है, वेनस है, मार्स है, जुपिटर है, कई सारे प्लैनेट्स चारों तरफ घूमते हैं। तो जो कोमेट्स, जो धूमकेतु होता है ना, ये क्या होता है, ये सबसे ज्यादा दूर है ना। देखो जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, इसमें एक कुपियर बेल्ट, नाम सुने हो, कुपियर बेल्ट सबसे बाहर में है ना। तो वहां पे ऐसा माना जाता है कि वहां पे छोटा छोटा है ना, सोचो कि एस्ट्रॉइड्स टाइप का चीज है, कुपियर बेल्ट है ना, कहाँ पे, कुपियर बेल्ट उसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक बात बताओ कि ये जो कुपियर बेल्ट में अगर सपोज कि एक कॉमेट है, धूमकेतु जिसको कहते हैं, कॉमेट, कॉमेट का सबसे खास प्रॉपर्टी ये होता है कि ये भी है सो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जो धूमकेतु होता है वो भी ग्रहों की तरह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन इस बाबूसाहेब का सबसे खास बात यह है कि जब ये सूरज के नजदीक आएगा ना, तो इसके पास एक ना पीछे से ऐसे टेल बन जाता है, लाइट का नहीं, पीछे जो है ना उसका एक ऐसा पूंछ जैसा दिखाई देगा, है ना, पूंछ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कुपियर बेल्ट है ये सोलर सिस्टम के सबसे आउटर में है, सबसे बाहर में है, सबसे बाहर में है। तो क्या यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होगा कि नहीं? बहुत कम होगा। तो क्या इसके इसके कॉमेट्स के पास में क्या आइस होगा कि नहीं? इसके पास में है ना, आइस होता है, इसलिए आइस है, गैस है ना, गैसियस गैस भी है। तो जब ये घूमते घूमते जब सूरज के नजदीक पहुंचता है, तो सूरज का उष्मा है सो क्या करेगा, इसको हीट करेगा, वार्म करेगा। तो जैसे ही हीट करेगा, जैसे कि सपोज ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका जो आइस है ना, वो मेल्ट करेगा, गर्म होगा, है ना, पीछे का जो है एक लेयर जो है पीछे की तरफ, है ना, जैसे कि कोई चीज, जैसे कि रॉकेट देखो ना, रॉकेट कैसे आगे बढ़ता है तो पीछे उसका एक ट्रेल बनते जाता है, सेम ऐसा ही इसका जो पूछ है ना, वो पीछे की तरफ निकल जाता है। और इसका रीजन क्या है? तो जैसे ही ये सन के नजदीक से गुजरेगा, है ना, और इसका ऑर्बिट बहुत लंबा होता है, ये ऐसे गुजरते सपोज कि यहाँ पे आ गया है ना, फिर यहाँ से गोल घूमते 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 ऐसे पहुंच, तो ये जितनी बार सन के नजदीक में जहां जहां तक रहेगा, अब यहाँ पे दूर पहुंच गया तो इसका पूछ गायब हो जाएगा। फिर ये घूमते घूमते यहाँ पहुंचा, फिर से इसका जो है पीछे पूछ निकल जाएगा। हाँ, वो हीट नहीं रहा ना उसके पास, ठंडा हो गया। उसके पास जो डस्ट है, उसके पास जो आइस है, अब वो उतना एक्सपैंड नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही सन के पास में पहुंचता है फिर से उसका ऐसा कुछ पूछ निकल जाता है। कॉमेट इसी को बोलते हैं धूमकेतु। समझ में आ गया? चलो इस क्लास वाले कुछ पूछ रहे थे, क्या बोल रहे थे? स्टार कैसे, स्टार में जो है जिस तरह के सन है, अगर उसके, जरा अरे एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह जैसा है ना, वैसा ही कुछ समझो जो कि बिल्कुल आउटर बेल्ट से आ रहा है। हाँ हाँ, तो कॉमेट भी लगाता है। नहीं, प्लेनेट नहीं कह सकते। अगर प्लेनेट इसको कहते तो हमारा प्लूटो को क्यों हटा दिए? देखो ये इसका सवाल ये है, मैं समझ गया सवाल क्या पूछ रहे हो। सवाल इनका ये है ना, कि हाँ, सवाल इनका ये है कि सन के चारों तरफ जब पृथ्वी भी चक्कर लगाता है ना, मार्स भी चक्कर लगाता है, और एक कॉमेट भी चक्कर लगाता है, तो इसको हम लोग ग्रह क्यों नहीं कह रहे? यही सवाल है ना। ग्रह होने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, जैसे कि अगर कोई प्लेनेट है तो सबसे पहले उसके पास एक सिग्निफिकेंट साइज एंड मास होना चाहिए, उसका एक आकार होना चाहिए, साइज और एक मास होना चाहिए, पहला बात। दूसरा कि वो अपने आसपास के फील्ड को है सो खाली कर दे अपने ग्रेविटी की वजह से। क्या पृथ्वी के चारों तरफ कुछ आपको ऐसा मास दिखाई देता है क्या, चांद को छोड़ करके? नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो भी ऐसा ग्रह होगा वो अपने आसपास की चीजों को अट्रैक्ट करके अपने अंदर मिला ले। कॉमेट ऐसा काम नहीं कर पाता है क्योंकि इसका मास बहुत कम है, मास बहुत कम है ना। एक कॉमेट का साइज सपोज कि जैसे जितना बड़ा पटना है, इतना बड़ा कॉमेट होता है, अब उसको ग्रह कहोगे क्या? वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना। मेट्रॉइड तो तब ना कि अगर कोई एस्ट्रॉइड, अगर सपोज कि ये पृथ्वी है, हाँ, मेट्रॉइड्स टाइप का है, एस्ट्रॉइड्स टाइप बोलो ना, क्षुद्र ग्रह का हो, एस्ट्रॉइड्स टाइप का हो सकता है ना। लेकिन एस्ट्रॉइड्स कभी भी ऐसा जो है कॉमेट की तरह चमकता नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसके पीछे ऐसा है ना, पूछ लंबा सा है सो निकल जाता
धूमकेतु। समझ में आ गया? और यही वजह था कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि पहले का क्लासिफिकेशन देखो तो हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे, अब कितना प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है ना? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट से अस 9 प्लैनेट्स, ये कोड होता है ना? तो जो प्लूटो है, प्लूटो है ना, जो नौवा प्लैनेट हुआ करता था, प्लूटो, प्लूटो, उसको जो है अब हम लोगों ने ग्रह मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि बाकी प्लैनेट्स का जो क्लासिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक था वो प्लूटो का नहीं था, छोटा है, बहुत छोटा है, इसके पास कोई अपना मून नहीं है ना? इस वजह से इसको हमने बोला कि जाओ, तुमको हम ग्रह मानने से इनकार करते हैं। इसके इसके वजह से क्या प्लूटो को कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसी तरीके से आपको भी जीवन में कोई कुछ कहे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने तरीके से काम करते रहना चाहिए। ठीक है, चलो क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना? अब इसका जो प्रैक्टिस है ना, अपने आप जैसे कि घटना चक्र है या कोई भी बुक है, कहीं से भी एमसीक्यू ज्योग्राफी करते हो यूनिवर्स का, सोलर सिस्टम का, तो एक बार कर लेना। अब ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल गया होगा है ना इस क्लास के बाद में। ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं, है ना? ऑनलाइन जो भी बच्चे, नेक्स्ट फिर देखते हैं, क्लास शेड्यूल जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। चलो ऑनलाइन भी एंड करते हैं।